तो आरटीआई पे हमारी बात शुरू हो गई थी और बात पूरी हुई नहीं थी। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से ये आया। ठीक है, अब हमें कुछ बातों को जानना है इसमें, जैसे इसके सामान्य प्रावधान क्या है आरटीआई कानून के, और फिर जो मुख्य रूप से जो कंसर्न है वो है इसकी इशूज का, है ना, जो पूछा जाएगा मेंस एग्जाम में। आरटीआई के प्रावधान प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी यही कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। हाईकोर्ट का पावर ज्यादा है, मूल अधिकार के अलावा अन्य चीजों के संदर्भ में भी कर सकते हैं, है ना। तो सामान्य प्रावधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लोक क्षेत्रक से जानने का एक तरीके का लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट हमारे पास है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो एक तो हम लोग सभी संगठनों में जितने पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है उसमें पीआईओ नाम के अधिकारी बनाते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसमें यह व्यवस्था है कि पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना पदाधिकारी, सभी क्या होगा, लोक क्षेत्रक में होगा, है ना, सभी जगह, हर डिपार्टमेंट। ठीक है, और इससे हम लोग आवेदन करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सूचनाएं दो तीन तरह की होती हैं। सूचनाएं कैसी होंगी, तो एक होती है सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन, एक होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, और एक जीवन मरण का मामला हो सकता है। पीआईओ के पास कोई भी 10 रुपए का, है ना, कोई रेवेन्यू स्टाम्प या आईपीओ के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। बीपीएल के लिए फ्री है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है, सूचनाएं ले सकते हैं। भारत के लोग चूंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसमें सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि हर व्यक्ति जान सके, समझ सके। तो पूरी पृथ्वी पर इतना अच्छा जो लॉ है, जैसा हमने बनाया है, वैसा कहीं और नहीं। जैसे कोई गांव का व्यक्ति सूचनाएं चाहता है तो कुछ भी लेटर लिख के, अगर वो बिना किसी स्टाम्प के, है ना, एक एनवेलप में अगर ड्रॉप बॉक्स में डाल देता है, तो भी वहाँ का जो प्रमुख होगा, जैसे गाँव में क्या हो, पोस्ट मास्टर, डाकिया, उसका दायित्व बन जाता है कि वो उसको पढ़ेगा। उसके फ्रंट पे लिखा रहेगा आरटीआई के उद्देश्य, फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआई। तो उसको पढ़ के जो जिस विभाग से जानकारी मांगी गई है वो जानकारी वहां तक पहुंचाएगा, उस विभाग के पीआईओ तक वो आवेदन पहुंचाएगा, और उसका एक्नॉलेजमेंट उस व्यक्ति को देगा कि साहब आपने ये सूचना मांगा था, ये हमने पहुंचा दिया और आपका टाइम शुरू होता है, आप यहाँ से गिन लीजिए, आप अपीलेट कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं अगर आपको उस समय में सूचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक, अच्छी व्यवस्था है। भारत के लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, वे भी एक चुनौती है कि कैसे कोई लिखेगा। तो ये भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, जो लोग नहीं जानते हैं गाँव के। आप लोग गाँव में जाकर बताइए, समझाइए कि डाकिया को पकड़ना है, जो डाकिया डाक लाया, उसका दायित्व है, उसको लेटर लिखवाना है उससे। अगर वो लेटर नहीं लिखता है तो क्रिमिनल ऑफेंस से 7 साल का सजा हो। वो तो खींचिए, आसपास की जगह पर केस करिए, क्रिमिनल ऑफेंस का केस रजिस्टर हो, है ना। लेकिन हम लोग उस तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हमने ये एडवर्टीजमेंट किया कि हमारे पास, जैसे आप देखे होंगे, मैं हूं सरपंच और मेरे पास है आरटीआई, तो क्या फायदा है, उसका यूज ही करने नहीं आता है। आरटीआई का अभ्यास कैसे होगा, कैसे एक्सरसाइज होगा, ये आता नहीं। प्लस जो सूचनाएं हैं वो कितने तरह, आप लिखते चल रहे हैं ना हमारे साथ, जो सूचनाएं होंगी वो सूचना अवधि। ठीक है, एक होता है सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन, है ना। एक होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, और एक होता है कोई लाइफ थ्रेट हो, है ना, जीवन से जुड़ा हुआ मसला, है ना, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये 3 तरीके का है। जब भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो उसमें इन बातों का भी ख्याल करेगी, है ना। सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी पर स्पेसिफिक तरीके से सवाल बनाती है, और प्रीलिम्स में भी ऐसी चीजें लिखी हुई हो। सेकंड पार्टी क्या होगा, फर्स्ट पार्टी इंडिविजुअल होगा, जैसे हम लोग नागरिक। सेकंड पार्टी कुड बी द ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम सूचनाएं मांगते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये इंडिविजुअल है जिसको सूचनाएं चाहिए, और ये किसी संगठन से सूचना मांगने गया है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है किसी राज्य में, ये क्या कहलाएगा, सेकंड पार्टी। ये है फर्स्ट पार्टी कानूनी भाषा में। अब एक शब्द आता है थर्ड पार्टी, इसको समझ लेते हैं। सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर हमें लेना है तो 30 डेज, 30 दिन का टाइम है हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को शिक्षा के बारे में जानकारी चाहिए और वो शिक्षा के पीआईओ के पास जाता है, शिक्षा विभाग के पीआईओ के पास जाता है, तो ये क्या हुआ, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन। फॉरेस्ट की जानकारी चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीआईओ के पास जाता है, तो ये क्या हुआ, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे लोग पढ़े लिखे होते नहीं, चाहिए मान लीजिए गांव के लोगों को कृषि के बारे में सूचनाएं, और पहुंच गए शिक्षा विभाग, तो भी शिक्षा विभाग का पीआईओ लौटा नहीं सकता। आप ऐसा करोगे तो लौटाएगा। सामान्यतः भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो अच्छी नहीं है, लेकिन वहीं पे फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, लिख के दीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, या आपके इसमें ये नहीं आता है, आपका ये दायित्व नहीं है, लिख के दे दीजिए बस, इतना मांगो उतना, उसके बाद फटाफट वो करने लगेगा। जैसे अब एक केस से समझिए थर्ड पार्टी क्या होता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, इसको कोई सूचनाएं चाहिए, है ना, इसको सूचना चाहिए, और सूचना चाहिए था एजुकेशन का, लेकिन ये व्यक्ति
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, फॉरेस्ट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास गया, तो इसका जो पीआईओ है ये मना नहीं कर सकता है, 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा। ये व्यक्ति तो जानता है ना कि शिक्षा के बारे में जानना चाह रहा है, ये पहुंचाएगा किसमें, शिक्षा विभाग में, और क्या होगा 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम। तो अगर आप लोग सिर्फ ये देखे हैं पढ़े हैं 30 दिन का नहीं होता है ऐसा, 40 दिन का टाइम होता है, 40 days फॉर द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है पीटी में वो थोड़ा गंभीरता से बनाती है। इनमें से सही कथन का चुनाव करें। सूचना के अधिकार कानून के तहत तृतीय पक्ष सूचना 30 दिन के अंदर दिए जाने की इसमें गारंटी दी गई। सही है कि गलत है? इसी में लोग लहू लुहान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम जानते हैं अच्छा वही वाला आरटीआई, वहां पे जाने पे वही वाला से जमीन खींच लिया जाता है। कुछ भी पढ़ें तो संपूर्णता से पढ़ना। पीसीएस उसी में मामला हो जाए, और आप ये मत सोचो कि पीटी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इधर से भी सवाल होगा ऐसा। और लाइफ एंड डेथ जीवन मरण का मामला होगा तो 48 आवर्स 48 घंटे में सूचना। मान लीजिए ब्लड बैंक का कोई इशू है, ठीक है, या मान लीजिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई मसला है, ऐसे मामले विद इन 48 आवर्स आपको सूचनाएं दी जाए। पीटी के लिए चाहिए, मुख्य परीक्षा में जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप डायग्राम बना लीजिए बस, कहीं से आपको बात समझ में आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन कितना दिन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन 40 दिन, लाइफ डेथ 48 आवर्स, जीवन मरण का मामला अगर ऐसा है, लाइफ थ्रेट है किसी मामले में, तो विद इन 48 आवर्स वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, ये गारंटी। ठीक, नीचे नोट लिखिए। तृतीय पक्ष का तात्पर्य यह है, तृतीय पक्ष का तात्पर्य यह है कि यदि कोई बात लिखो लिखो, अरे लिखो, तृतीय पक्ष में क्या लिखे हो, तात्पर्य यह होता है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी एक्स विभाग की जानकारी चाहता है, एक्स विभाग की जानकारी चाहता है, और वो वाई विभाग के पीआईओ, जन सूचना अधिकारी, पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ के पास आवेदन करता है, तो इसे तृतीय पक्ष की सूचना कहते हैं। ठीक है, कभी पीटी में, मेंस में कहीं भी सेकंड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ऐसी बातें लिखी हो तो ऐसा समझना चाहिए, है ना। ये तो हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर से जानने का अधिकार है, पीआईओ बनाते हैं हर जगह, और ये सब भी होता है। यही मॉड्यूल स्टूडेंट ने बताया था, सभी पब्लिक सेक्टर से जानने का अधिकार होगा, निजी क्षेत्र से अधिकार नहीं होगा। देन वी विल प्रोसीड फॉर द अपीलेट बॉडी, अपील कर सकते हैं। हमारे पास अपीलीय संस्थाएं भी होती हैं, अपील भी करने के अधिकार है, अपील, है ना, जैसा कि स्वीडिश मॉडल में था, पूरी दुनिया में नकल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने इंडिपेंडेंट संस्था बनाई। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ इसका कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका परसोपानी क्रम नहीं होता है। एक का नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, और दूसरे का नाम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। हिंदी में लिख दीजिए, राज्य सूचना आयोग, और ये क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, तो इस तरीके से दो संस्था है। आप पहले ये क्लैरिटी कर लीजिए, ये दोनों स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसा ना समझे, ऐसा नहीं कि पहले अपील जाएगा कहां पर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, और इसके बाद यहां पर आएगा, यहां पे ही जाएगा और यहां पे ही जाएगा। किसका किसका, राज्य संगठनों, राज्य से संबंधित संगठनों के विरुद्ध कहा जाएगा यहां पर, है ना, राज्य एजेंसी पब्लिक संगठन के विरुद्ध अपील यहां जाएगा, और केंद्र के जो संगठन है, केंद्रीय संगठन ऑब्लिक एजेंसी के विरुद्ध अपील कहा जाएगा सीआईसी। अब देखिए, भारत के लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि उनको इतना संगठन का समझ होगा। अब आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं, बन रहे हैं, आईएएस इन मेकिंग बनने की प्रक्रिया है, तब आप पढ़ रहे हैं कि भाई ये निदेशालय है जी, ये राज्यों में ज्यादा पाया जाता है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, इस मंत्रालय से ये अटैच्ड है, उससे है। अगर आप कोई एनसीटीसी जाके गांव में बोल दीजिएगा ना ये इससे है, तो क्या पता चलेगा। ठीक है, नहीं पता है, मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट में होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट में होता है, पंचायती राज का मंत्रालय केंद्र में और डिपार्टमेंट स्टेट्स में होता है। लोग जानेंगे तभी तो। बीएसएनएल किसकी कंपनी है, मैं बीएसएनएल से कुछ पूछा नहीं बताया, तो कहां जाएं, हमें पता ही नहीं। मैं गांव का गोरी गोबर माता देवी, राम के लावन कलावती देवी, ऐसा नाम है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कहीं चला जाऊंगा, जहां भी बुजुर्ग बहादुर बोलते हुए, माई बाप बोलते हुए पहुंच जाऊं, तो गांव के लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। इन दोनों में ही ऐसा सिस्टम किया गया है कि बोथ कैन म्यूचुअली ट्रांसफर, है ना, यहां से एक्जैक्टली ट्रांसफर करने की स्थिति है, दोनों ही में एक दूसरे में लेन देन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मामला केंद्रीय संगठनों के विरुद्ध है और कोई गांव का व्यक्ति यहां पहुंच गया तो ये इसको दे देंगे, राज्य एजेंसी के विरुद्ध मामला था और यहां पहुंच गए तो ये उसको दे देंगे, लेन देन भी बहुत अच्छा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीसीज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। मान लीजिए गांव में बैठा कोई व्यक्ति है, अगर दिल्ली में कोई केंद्रीय एजेंसी के विरुद्ध उसको अपील किया, ऑनलाइन अपील करवा लिया किसी से, बाहर से ही मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि आयोग बैठती है दिल्ली में तो गांव वाला कैसे होगा या उसको दिल्ली आना पड़ेगा, नहीं, वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब वहां पे जहां का वो है वहां पे वीडियो को कमांड देगी ये संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक संस्था, इसका कहना मानना पड़ेगा कि भाई वीडियो साहब इतने तारीख को राम खिलावन को वहां पे ले आइएगा, XYZ को इतने तारीख को इस कैमरा के सामने बैठा दीजिएगा, इंटरनेट ऑन करके, और वो जो पूछताछ करना होगा उनसे बात कर लेंगे। अगर उनको लगा तो कि भाई इससे पूछना जरूरी, अगर नहीं लगा तो फिर डिसीजन नहीं दे देंगे। ठीक है, तो जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए ये भी रखा गया। तो सिस्टम अच्छा बनाया है, प्रचार नहीं है, लोग जानते नहीं है, आम व्यक्ति इससे अनभिज्ञ। ग्रामीण स्तर पर हमने कोई बहुत एडवर्टीजमेंट इसके बहुत नहीं किए, और अर्बन लेवल पे नेशनल न्यूज़पेपर में अगर आप बात कहते हैं तो इससे कोई बहुत फायदा होता नहीं। ये दोनों एजेंसी में एक चेयरमैन होते हैं, एक राज्यों में बहुत है तो राज्य आयोग ढेर सारे हो जाएंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, कमेटी डिसाइड करेगी, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मंत्री जो मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्देशित हो और विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो ये तीनों मिलकर जिसको कहेंगे राज्यपाल साहब, उसमें अंडर हिज हैंड एंड सील मोहर मार देंगे, हो जाएगा। एक ये संस्था है जिसमें एक चेयरपर्सन, 10 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और
एक समिति बताएगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और उसमें वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा मंत्री कैबिनेट रैंक का जो प्रधानमंत्री से नाम निर्देशित हो, यानी कार्यपालिका के 2 लोग हमने रखे, एक विधायिका के, नॉमिनेशन विधायिका का ही है, सॉरी कार्यपालिका का है, ये लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम रखा हुआ है, जिसको कहेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे। पदमुक्ति के लिए, रिमूवल के लिए सिर्फ राष्ट्रपति ही करेंगे, जैसा यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के लिए होता है वैसा ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाएगा, आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, है ना। और फिर अगर कोर्ट कहती है कि भाई कुछ गड़बड़ है, हटाने की जरूरत है, तो हटाने में हमेशा राष्ट्रपति ध्यान दीजिए, चाहे वो सीआईसी हो या एसआईसी हो। अब निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्तियां, है ना, और पदमुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। सही है, गलत है? गलत। नियुक्ति होगी, पदमुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 143 से। कब हम अपील कर सकते हैं? अपील करने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ वो जो अवधि आपने देखी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी और लाइफ थ्रेट, ऐसा कोई आपने जो देखा, इसी अवधि को क्रॉस करने के बाद आप अपील कर पाएंगे, ऐसी ही बात नहीं है ना। अपील करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले कोई ऐसी सूचना दी जा रही है जो मिथ्या या भ्रम फैलाने वाली, झूठी इंफॉर्मेशन, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं है, यू कैन प्रोसीड फॉर द एपेलेट अथॉरिटीज, है ना, कंसर्निंग एपेलेट अथॉरिटी, नंबर 1। नंबर 2, अगर अवधि क्रॉस कर गई है, अपील कर सकते हैं। तीसरा, अगर प्रोसीजरल फी ज्यादा मांगा जा रहा है, प्रक्रियात्मक शुल्क, एक तो जो 10 रुपए आप देखे थे, 10 रुपए वो तो इनिशिएट करने के लिए, जैसे आप अंदर जाएंगे, 10 रुपए का लगा के आपने आवेदन किया, आपने डिमांड किया 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो आपको कहा जाएगा कि कुछ पैसा जमा करो, उसको फोटो स्टेट का पैसा, और ये क्योंकि हमने सूचना एकत्र की नहीं, क्लासिफाई की नहीं, है ना, तो ये कहा जाएगा कुछ पैसा मांगा जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो पैसा इनजेन्युइन है, मान लीजिए कहा 10 लाख रुपए, तो आपको डेमोलाइज करेंगे, तो विभाग मंत्रालय कह रहा है, तो आप अपील के पास जा सकते हैं, एपेलेट अथॉरिटी के पास सीधे। ये ठीक नहीं है, ऐसा हमारे साथ धोखा होगा, इस वजह से भी आप अपील कर सकते हैं। अगर आपने सूचनाएं मांगी और आपको डराया जा रहा है, कई बार आप ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगोगे तो सरकारी संगठन में थोड़ा सा ये भी रहता है, थ्रेटनिंग करने का, ज्यादा हीरो मत बनो, वरना ये योजना वो योजना पैसे कट जाएंगे, ये सब वापस ले लेंगे, या राशन कार्ड तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। छोटे लेवल पे जो पढ़े लिखे उनको लोग क्या डराएंगे? तो गरीब आदमी बेचारे सोचते हैं कि अच्छा हमारा किसान क्रेडिट कार्ड सरेंडर ना कर दे, हमारा राशन कार्ड खत्म ना हो जाए, हमारा आधार खत्म ना हो जाए, इत्यादि इत्यादि, तो डर के मारे फिर वो आगे ही नहीं बढ़ता है। देखिए, इतना जबरदस्त कानून बनाया तो भी ये ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक है कि उसमें डर लगता ही नहीं। आप कभी भी आरटीआई करी जवाब नहीं देते, या बड़े अटपटे ढंग से जवाब दें कि www. फलाना ढिमकाना इतने नंबर पेज पे जाओ और वहां से देख लो। फिर आप कहोगे कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मुझे पढ़ने नहीं आता, तो फिर कहेगी कि वो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, 2000 रुपए प्रक्रियात्मक शुल्क और फलाना ढिमकाना पैसा और कुछ प्रोसीजरल फी, इतना पैसा जमा करो तो सूचना देंगे। तो फिर आप कहोगे कि नहीं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं। कई बार ऐसे भी लड़ते हैं लोग, ठीक है, इतना पैसा मेरे पास नहीं, तो फिर उधर से जवाब आएगा कि मनरेगा में मजदूरी करो, पैसा जमा करो, फिर आगे आना। सूचना ही चाहिए ना। सूचना के अधिकार कानून की सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या चाहिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दे देगा कि नहीं मिलेगा, जो भी आप चाहते हो नहीं होगा, जाओ, खत्म हो गया। ये इतना ही का अधिकार है ना, आपको सूचना लेना है, सूचना दे दिया। इसलिए पहले दिन हमने कहा था कि सर्विस गारंटी एक्ट इससे ज्यादा अच्छा होता है, तो वो सब पढ़ेंगे मुद्दे धीरे धीरे। लेकिन इस तरह की बात देखिए जरा, यदि नागरिकों को देखिए किसी ने कहा है कि ग्राम पंचायत की जमीन है, इसमें उच्च वर्ग के लोगों ने कब्जा किया है, अवैध है, उसकी जानकारी के लिए आरटीआई में अपील दायर कर सकते हैं, पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं। देखिए वैसे तो पहचान गोपनीय ही रहता है, लेकिन अपील करोगे ना तो लोग जान जाएंगे, जहां आप करोगे वो लोकल बॉडीज है, उनके पीआईओ के पास जाओ, उसे घूमते फिरते मिल जाएंगे एक दूसरे, तो ये गोपनीय तो नहीं रह पाओगी, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप आगे बढ़िए, है ना। और ऐसे ही लोग डरते रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा? फिर इन्फॉर्मेशन कम से कम आप बोलिए तो कि हम आरटीआई में जा रहे हैं, इसका भी असर कुछ होता है। एक होता है कि जैसे हम समर्थन वापस ले लेंगे, ये कहना तो वापस ले लेना, दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों से कुछ कुछ काम होता है। कोलेटरल डैमेज करिए, कुछ इमोशनली इंटेलिजेंस से भी काम कर लीजिए, और इतना चिंता मत करिए डरिए। और अगर वहाँ पे लोग ये नहीं करते हैं रजिस्टर, तो सीधे एप्लेट बॉडी में देखें, एक ही बार में सुनवाई हो जाएगी, बात हो जाएगी, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसको लेकर कोर्ट में पहुंच सकते हो, ठीक है। देखो जिंदगी, देखो मान लो कि युद्ध है, आप भी युद्ध ही लड़ रहे हैं, एवरी टाइम यू आर एट वॉर, मैं भी युद्ध ही लड़ रहा हूँ, सुबह से लड़ रहा हूँ, रात हो गई, है ना। सभी के सामने जीवन में युद्ध ही है, रास्ते दो हैं, सरेंडर करोगे कि आगे बढ़ोगे, क्या करोगे, जोर से बोलो, बस इतना ही सिंपल। जिस दिन ये मान लोगे कि जिंदगी एक जंग है, सब ठीक हो जाए, मोहब्बत हो जाता है तो कैसे नींद हो जाता है, खाना वाना अच्छा नहीं लगता है, सब ठीक ही हो जाता है। ऐसा ही पढ़ने में भी हो जाता है, क्या दिक्कत है, जिंदगी में ही हो जाए, है ना। इतने ही तरीके से अब जैसे फूफू कंपनी में जितना मन लगता है उतना बाकी चीजों में ठीक हो जाए, अच्छा हो जाएगा, इसमें कहाँ से दिक्कत, तो इतना घबराइए मत। और लोग एक और चीज है ना, लोग बोलते बहुत हैं, करने वाले नहीं होते, ये इमोशनल समझ है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपका साहस बढ़ जाए। पेशेंस और ग्लोरी ये दोनों ही साहस बनाते हैं, खैर और सॉरी। प्लेटो ने कहा है 4 तरह के वर्चू में से एक वर्चू है करेज, है ना। तो जैसे लोग कहते हैं देख लूंगा, दिखा दूंगा, 2 मिनट में खुद ही दिख जाओगे, जीवन इतना टेम्परेरी है। कोरोना में कितने दिख गए, कितने दिखा रहे थे, इतने अमीर पावरफुल ऐसे वैसे चले गए, बड़े बड़े नेता आप देख रहे हैं जा रहे हैं, बड़े उद्योगपति एक्सीडेंट हो रहा है जा रहे हैं, आप डेली देखते हैं। तो एक चैप्टर भी है ना, लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स, जीवन से मिलने वाले सीख, वो कब लेंगे आप, जब इतना टेम्परेरी है, इसमें क्या करना, पॉइंट समझिए, जो भी है मिटने वाला है। फिर शाम का समय आपका मोबाइल, आपका जो भी सोच है, जो भी है सब जाने वाला है, जिससे भी आप बहुत चाहते हैं, जो भी सब एकदम चला जाएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन फैक्ट यही है, शाम का समय है, मैं झूठ बोल नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। तो जब सब जाने ही वाला है, किरदार ही निभाना है, तो निभा लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस तरह का बैलेंस अगर बना लेंगे जीवन में, तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको कोई धोखा दे देता है, मान लीजिए ऐसे ही होते हैं लोग, भाई कहा है, लोगों ने कहा है, विद्वानों ने, है ना, मैकियावेली ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, मनुष्य स्वार्थी होता है, बहुत पढ़ के अध्ययन करके यूं ही थोड़ी कहा होगा। मान लीजिए आपके ऐसे ही होते हैं, खिड़कियां खुले थोड़ी, सरलता, जीवन में सरलता की तरफ बढ़िए, कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ नहीं, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। व्यक्तिगत संपत्ति की जानकारी कैसे लेंगे, आरटीआई है किसके लिए, सरकार के विरुद्ध, निजी का कैसे होगा, अभी निजी संस्था पे मैं आऊंगा ना भाई, अभी आपको बताया था ना क्या क्या थीम पढ़ना है, जब डायग्राम बनाया था, निजी संगठन पे आऊंगा, अभी पहले पढ़ सीख लो तब पूछना सवाल, वरना ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ते रहो, चलो।
यदि नागरिकों को सूचनाएं प्राप्त करने में असुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है तो असुविधा हो रही है तो अपील करने का अधिकार होता है। अपील करने का आधारों पर अपील किए जाते हैं। पहला पीटी में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि किस किस आधार पर निम्न में से अपील करने की व्यवस्थाएं आरटीआई एक्ट के तहत दी। पहला, यदि भ्रम या मिथ्या, यदि भ्रम अध्यास भ्रम, यदि भ्रम या मिथ्या फैलाने वाली सूचनाएं भ्रम या मिथ्या फैलाने वाली सूचनाएं दी गई हो। नंबर 2, यदि नियत अवधि में सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हो, यदि नियत अवधि में सूचनाएं प्राप्त ना हुई हो या ना दी गई हो, कुछ भी लिख दीजिए। मतलब सेकंड पार्टी 30 दिन से ज्यादा हो गया हो, थर्ड पार्टी 40 दिन से ज्यादा, ऐसा। नेक्स्ट तीसरा, ABCD अपील करने का आधार में अगला, जब सूचना मांगने पर ऐसे किसी संगठन या एजेंसी के द्वारा डराया गया, है ना, डराया गया, ठीक है। नेक्स्ट, यदि प्रक्रियात्मक शुल्क बिना किसी औचित्य के बढ़ा चढ़ाकर मांगा गया, है ना। प्रक्रियात्मक शुल्क क्या हुआ बच्चे? 10 रुपए नहीं, इसके बाद जो पैसा मांगे इंफॉर्मेशन तैयार करने में, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोसीजरल फी, करेक्ट। तो इस आधार पे सूचनाएं मतलब हम अपील कर सकते हैं। पैराग्राफ छोड़कर अपील करने के लिए 2 स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई हैं, 2 स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें राज्य के संगठनों के विरुद्ध अपील राज्य सूचना आयोग में, और केंद्रीय संगठनों के विरुद्ध अपील केंद्रीय सूचना आयोग CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। और जब मैं कह रहा हूं स्वतंत्र है तो इसका मतलब SIC से CIC में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर पीटी में सवाल आए, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें, सूचना के अधिकार कानून के तहत पहला अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, उसके बाद इसके विरुद्ध अपील CIC में किया जाता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, दोनों का एक दूसरे को लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। हम कभी किसी राज्य एजेंसी के विरुद्ध अपील केंद्र में नहीं करा सकते। तो रटना नहीं है, समझ लेना है इस बात, ठीक है। पैराग्राफ छोड़, CIC ऐसा लिख दीजिए, नियुक्ति ऑब्लिक पदोन्नति, छोटा सा टाइटल दे दीजिए, नियुक्ति ऑब्लिक पदोन्नति। कैसे? CIC और SIC दोनों में ही, अब इसमें पॉइंट में देखिए, पहला डॉट, CIC ऑब्लिक SIC दोनों में ही एक अध्यक्ष और 10 से अनधिक सदस्य या 10 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, ऐसा लिखते। एक अध्यक्ष और 10 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ठीक बात है। अगला पॉइंट, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग, CIC में नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसमें PM अध्यक्ष, कॉमा, PM के द्वारा एक नाम निर्देशित मंत्री, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर, PM के द्वारा नाम निर्देशित PM के द्वारा नाम निर्देशित मंत्री, जिसको चाहे किसको कहे कि ये रहेगा, तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होते, ठीक। अगला डॉट, SIC में नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है,
जिसमें चीफ मिनिस्टर सीएम अध्यक्ष के रूप में, सीएम अध्यक्ष के रूप में, कॉमा सीएम के द्वारा एक नाम निर्देशित मंत्री, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय चीफ मिनिस्टर, सीएम के द्वारा नाम निर्देशित नॉमिनेटेड एक मंत्री, और विधानसभा के विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होते। विधानसभा के विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में हो। अगला टॉपिक, पदमुक्ति रिमूवल। पदमुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 143 अनुच्छेद 143 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह अनिवार्य होती। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह अनिवार्य होती। ब्रैकेट में लिख दीजिए सीआईसी और एसआईसी दोनों के संदर्भ में, सीआईसी एंड एसआईसी दोनों के संदर्भ है ना। हटाने में राष्ट्रपति, नियुक्ति में राज्यपाल, अगर एसआईसी का भी कंसिडरेशन हम करें तो। हटाने के लिए क्या क्या है, नीचे एक सब टाइटल, पदमुक्ति किन परिस्थितियों में, उसमें पॉइंट्स लिखिए। पदमुक्ति किन परिस्थितियों, और जो मेंबर्स हैं या जो चेयरपर्सन है उसको हटाएं। पदमुक्ति किन परिस्थितियों है ना। और ब्रैकेट में लिख दीजिए सीआईसी एंड एसआईसी दोनों के संदर्भ, दोनों का एक ही शब्द लिख लेते हैं, अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। पदमुक्ति किन परिस्थिति, पहला, जब कोई सदस्य ऑब्लिक अध्यक्ष, जब कोई सदस्य ऑब्लिक अध्यक्ष किसी नए रोजगार में नियोजित हो, नए रोजगार में नियोजित हो, ठीक है। जैसे सीआईसी और एसआईसी के मेंबरशिप के लिए और चेयरमैनशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता, उसमें हमने इतना ही लिखा है कि द वन हु हैव इमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ, है ना। अगर कोई जाना माना है ना, लोक जीवन में जाना माना, ही ऑब्लिक सी विल बी, ही ऑब्लिक सी कुड बी, कैन बी एलिजिबल फॉर द एसआईसी एंड सीएस। अगर जाना माना कोई है तो उसके पास अर्हता है। अब ये जाना माना की परिभाषा क्या है? इट कैन बी लॉयर, इट कैन बी प्रोफेसर, कोई हम लॉयर को बना सकते हैं, प्रोफेसर को बिजनेस वुमन, किसी एंटरप्रेन्योर को बना सकते हैं। ज़्यादातर आइए इसको बनाएं, अभी पढ़ेंगे विवाद, अब गंभीरता से कई तरह के मैटर हैं इस पर जहाँ से सवाल पूछे जाए, अलग अलग क्लासिफाइड, वो हमारा मेंस का इशू होगा, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, प्रीलिम्स में अगर आएगा तो आएगा, वरना मेंस के लिए आप एकदम ऊपर लिख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में नहीं आएगा, है ना। कभी ऐसा 3000 में नहीं आएगा, पीसीएस में कहीं आ भी जाए, कह नहीं सकते, ठीक है। तो यह है कि मान लीजिए हम किसी इतने बड़े व्यक्ति को बना लेते हैं, मान लीजिए रतन टाटा को बना लो, बनेंगे नहीं, बना लेते हैं, काल्पनिक एग्जाम्पल। अब इतने बड़े व्यक्ति को बस टाइम नहीं है सब देखने, वर्ल्ड क्लास के आदमी हैं, 100 से ऊपर जाइंट कंपनी है एक पर एक, तो वो टाइम नहीं देंगे, उनका टाइम का वैल्यू अलग है, तो ये ठीक नहीं होगा, रिमूवल होगा, है ना। दूसरा, शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक शिथिलता, ये भी एक कारण बन सकता है। अगला पॉइंट, सीआईसी के संदर्भ में, सीआईसी के संदर्भ में राष्ट्रपति की राय में, सीआईसी के संदर्भ में राष्ट्रपति की राय में, और एसआईसी के संदर्भ में राज्यपाल की राय में, राज्यपाल की राय में ऐसे किसी सदस्य ऑब्लिक अध्यक्ष का नैतिक पतन हो गया, ऐसे किसी सदस्य ऑब्लिक अध्यक्ष का नैतिक पतन हो गया। अब ये नैतिक पतन क्या है, इसकी भी परिभाषा सब्जेक्टिविटी है। राष्ट्रपति जो कहते सीआईसी के लिए, राज्यपाल जो कहते सीआईसी के एसआईसी के लिए, में भी रिश्वत लिया हो, पूरे टर्फाइल को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा रह सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, सब्जेक्टिविटी। तो एक्जीक्यूटिव चाहेगी तो मामला बन जाएगा। एक्जीक्यूटिव के प्रभाव में तो ये पहले से थे, फिर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, वो सवाल पूछा भी गया 2020 में, उसको भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। अभी जो आप क्वेश्चन के थीम को अगर देखेंगे तो आपको एक पक्षीय समझ बनेगा कि आम बच्चे बहुत ही एक पक्षीय विचार बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल में जो अमेंडमेंट किया गया है ना, उससे सीआईसी और एसआईसी की जो स्वायत्तता है वो कहाँ तक बाधित होगी। तो उसका जो करंट अफेयर्स पढ़ा है बच्चा, करंट अफेयर्स की पेंशन हटा दिया, ऐसा कर दिया, टेन्योर कम कर दिया, है ना, कार्यपालिका बहुत डिसाइड करेगी, तो बच्चा भावुक है, क्या लिखेगा। उसको सिर्फ इतना ही सिखाया गया कि जो संविधान में लिख दिया गया या कानून में यही सबसे बड़ा हो गया, सिस्टम उसको बताया नहीं गया, गवर्नेंस उसने जाना नहीं, तो क्या लिखेगा कि कार्यपालिका का, है ना, एक सांविधिक संस्था सीआईसी और एसआईसी पर एक तरह का नियंत्रण स्थापित करता है ना, ये स्वायत्तता को भंग करता है, लोकतंत्र खतरे में है ना, इत्यादि इत्यादि। वो लेके नंबर मिलेगा 2 3, ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो आप लोग जो आइडिया डेवलप करते हैं इस तरीके से, तो क्या लगता है आपको कि मतलब केंद्र सरकार ने कुछ प्रोसेस किया तो मतलब वो खराब सरकार होगी, वैसे ही कर देती होगी आर्बिट्ररी, मतलब आप कई बार कई बच्चे जो तर्क देते हैं, वो विचार रखते हैं। अब ये मत समझिए कि ये तालिबान अफगानिस्तान का या सद्दाम हुसैन का, है ना, या गद्दाफी का लीबिया, सद्दाम हुसैन का इराक, हिटलर की जर्मनी, ऐसी कोई स्टेट थोड़ी है, चुनी गई सरकार है, तो सोच करके करेगी ना। उस मामले पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसका एक पक्ष ये भी है कि अब देखिए कंट्रोल किस कदर मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। मुख्यमंत्री ने अपने मनपसंद व्यक्ति को बना रखा है मेंबर, ठीक है, और चेयरमैन क्या है, इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, लोक जीवन में जाना माना परिभाषित करो अपने मन से, रूल मेकिंग पावर आर्टिकल 166 की ये जाना माना, सारे परिचित लोग उनके हिसाब से एक ऑफिसर ऑर्डर जारी करो और यहाँ पे लेकर भर दो, और वो कभी मीटिंग में ना आए, चीजें यहाँ पे लटकी हुई रहें, तो क्या संवैधानिक सांविधिक संस्था बनाने का तो फायदा हुआ। एक पर एक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोगों को भर के रखा गया,
तो इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? दुनिया भर का पैसा जाता है, चीफ सेक्रेटरी के बराबर एक्सपेंडिचर है। अभी आपको बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा तब जाके केंद्र सरकार ने वो किया। तो ऐसा बच्चा जो उसमें दोनों पक्ष लिखेगा, ये जो अमेंडमेंट हुआ तो केंद्र सरकार के तर्क क्या थे, गवर्नेंस के लिए क्या जरूरी था, ये क्यों किया गया, और हाँ इससे ऐसा दिख रहा है कि इससे स्वायत्ता भंग होगी, इससे ये होगी, लेकिन ये वजह थी जिससे ये किया गया। और पहले भी तो कार्यपालिका की कंट्रोल नहीं है, बताइए ना, ये कानून कब बनाया हुआ है? पहले का अमेंडमेंट डाल रहे हैं जो 2020 में सवाल है। अभी आपने देखा नियुक्ति किसके हाथ में है? एग्जीक्यूटिव, दो है, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर। अच्छा, हटाने के लिए राज्यपाल की राय में तुरंत एक राय दे दीजिए कि अधर पतन हो गया है भाई, है ना, और हटा दीजिए। तो पहले भी तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही थे। बात ये है कि ये जो टेंडेंसी है जो अखबारों में आप सुनते हैं, खास करके हिंदी पेपर पढ़ते होंगे, बड़ी नहीं करा, लेकिन जो एक पक्षी जो आइडियाज डेवलप करते हैं, तो ये एग्जाम में एंट्री मारने में ना दिक्कत होगी। मैं ये भी आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई बार ये कहा है, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में बात करें, लेकिन सरकार ने अमेंडमेंट किया, पॉलिटिकल पार्टी ने, सरकार ने, तो उसका दोनों पक्ष जिस अखबार में लिखा हो वही पढ़िए। अगर किया तो उसका तर्क क्या था, और अगर इसका प्रभाव बुरा पड़ रहा है तो उसका तर्क क्या, और फिर दिमाग लगाइए जो आप पढ़ते हैं, जो संविधान, जो राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था की, इसमें क्या होना चाहिए, और तब आंसर करेंगे तो आप सही व्यक्ति होंगे एंट्री मारने। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में तारीफ करिए केंद्र सरकार की, भ्रष्टाचार बहुत अच्छी चीज होती है, केंद्र सरकार ने इसको लागू करके बड़ा कृपा किया है जनता पर, इसको लागू किया जाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपना के थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार करना चाहिए, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सिस्टम को बिना समझे, इसलिए 8 नंबर लाने वाला और 2-3 नंबर लाने वाले में फर्क होता है, हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, जब आप पढ़ेंगे, जब रियलिटी जानेंगे, तो जिस तरीके से सीबीआई एंड बाकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपकी अब बनी होगी, आपका उस दिन क्लैरिटी होगा कि आखिर ये अमेंडमेंट प्लेस किया गया तो क्यों किया गया। इसमें सिर्फ आर्बिट्रेशन नहीं है कि अपने मन से जब मन किया तो जो कर लें, टके से भाजी टके से खाने से गवर्नमेंट नहीं चलती, इनको भी जो करना होता है उसके लिए एडवाइस होता है, और एक मंत्रालय है जो देखता है ये सब चीज, इसका नाम है न्याय का मंत्रालय, कानून का मंत्रालय। उसको देखना है कि कोई भी ऐसा चीज ना हो जिससे संविधान पर नेगेटिव असर पड़े, कोई ऐसा कानून ना बन जाए, ठीक है, कोई ऐसा चीज ना हो जिससे कोई स्टैट्यूटरी बॉडी पर असर हो जाए। आप लोग कई बार ये भी चिंता करते हैं, टेन्योर बढ़ा दिया, टेन्योर बढ़ा दिया, कार्यपालिका का मुख्य काम है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यहाँ पे भी है ना, आप देखो ना, तो क्यों नहीं बढ़ाई? कार्यपालिका बनाए किस लिए? काम करने के लिए, और आप उसी चक्कर में संसदीय प्रणाली 5 साल का टेन्योर फिक्स कर दी, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, बढ़ा रही है, ठीक है, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर 5 साल के लिए काम खत्म। तो आप समझिए कि तीनों के दायरे हैं, कार्यपालिका का एक दायरा है, विधायिका का एक दायरा है, न्यायपालिका का, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का है। यूजुअली होता क्या है कि बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा प्रो वुमेन, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लिखना चाहिए, प्रो वुमेन लिखना खराब है, लेकिन कई ऐसे जगह आएंगे जब आपको लगेगा कि उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक रिकमेंडेशन उदय कोटक महिंद्रा कमेटी का एक महिला डायरेक्टर बनाई, वहाँ पे रखने से क्या होगा, आप जिस दिन पढ़ेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसका कोई सिस्टम से मतलब नहीं, जो होना चाहिए वो ये नहीं कहे। तो प्रो पुअर, प्रो वुमेन, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है, संविधान में भी तो कुछ बातें गलत हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वीड आउट करने की जरूरत है, बहुत ऐसी चीजें तो हैं। तो आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और एज पर द सिस्टम रिक्वायर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें, और हर जगह एक ही राग नहीं अलावा। ये डिसाइड करना है कि हम पत्रकार हैं या सिविल सर्वेंट हैं, पत्रकार की भाषा, पत्रकार के लिखे गए उत्तर, पत्रकार के किए गए कटाक्ष और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से किए गए कमेंट, इसमें भी आलोचनात्मक बातें हैं, लेकिन दोनों में फर्क होगा। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जैसे आप किसी को कहते हैं कि एक्स नालायक है और वाई जो है अच्छा है, बुरा लगे, पॉलिटिशियन कह देगा उसका अलग प्रगति, ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं, उसकी भाषा ऐसी। आपको कहना होगा तो आपको कहना होगा एक्स को नालायक है, कहना होगा कि एक्स में भी ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन इस समय में जिन खूबियों की आवश्यकता है वो वाई में देखने को मिलती है। बात बराबर? आपके कहने के तरीके थोड़े से डिफरेंट, बस ये जिस दिन आपको आ गया ना मेंस में, जिसको कहते हैं ना लूट लेना, भर भर के नंबर लाना, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग, और आप क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह के थीम वाले होते, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा एक थी कैसे हटाएंगे, सीआईसी के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या लिखें, एसआईसी के संदर्भ में राज्यपाल की राय में नैतिक पतन हो गया, और एक लास्ट पॉइंट, यदि दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो, रट जाना, याद रख, ठीक है। ये मूलभूत मोटे मोटे प्रावधान है, दंड के भी प्रावधान है, नीचे लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए, नोट। उपयुक्त संस्थाएं मतलब एसआईसी और सीआईसी, एसआईसी और सीआईसी के पास दंडात्मक प्रावधान, दंडात्मक प्रावधान होते हैं 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक, 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, जुर्माना एक एक दिन की देरियों व अन्य उद्देश्य के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या किस पर? स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, अच्छा वो टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए, हाँ कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अजीत डोभाल साहब इतने लंबे समय से हैं नहीं, अब फिर ये सब आप नहीं बोल सकते ना, ये हक सिर्फ कार्यपालिका के पास। एक्जीक्यूटिव हमने बनाया है पॉलिसीज को एक्जीक्यूट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाओगे तो कहेगी कि मैं नहीं बता सकता, वो कौन करेगा? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, दिमाग में बैठा लीजिए, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज द मैंडेट पावर ऑफ द एक्जीक्यूटिव। ये सबसे सुप्रीम, यही डिसाइड करेगा, कैबिनेट ही तय करेगा कि कौन कितना टाइम रहेगा नहीं रहेगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता, है ना। और ये उसका कोर है, इसको हम लोग कहते हैं ना कि प्रशासन पर राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन यही है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। वरना प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से छूट जाएंगे, यही कुछ भी करने लगे। एक पॉलिटिकल पार्टी भेदभाव करती है, इसमें कोई दो राय, तो सिर्फ वो भारत की ही नहीं, वो पूरी दुनिया की, ये लोकतंत्र की अपनी कमियां हैं। इसमें प्रधानमंत्री का शासन हो जाता है, 50% से अधिक का शासन हो जाता है ना। ये यूटिलिटेरियन फिलोसफी पे चलता है, ये जनरल विल पे चल नहीं पाता।
ग्रिड तंत्र में तब्दील, डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाए। तभी तो महात्मा गांधी चाहते थे कि बॉटम अप डेमोक्रेसी हो, इसलिए उसमें कोई पॉइंट नहीं। दुनिया में हर जगह पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, अभी बताया था कभी यूएस के लिए 10% जो है स्पॉइल सिस्टम आज भी उनके पास है ना। तो ये हमने देखा। अब हमारे मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात करें, इशूज, और सबसे पहला है राजनीतिक दल और आरटीआई। ये थीम ये है, ये मुद्दा है कि क्या राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में रखना चाहिए। तो ये डिबेट है, एक डिबेट डिस्कशन है ना। आप एक वीडियो डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा थीम आपको बता दूंगा कि कहानी कुछ ऐसी है। 2013 की जब ये बात शुरू, एक संस्था है जिसका नाम है एडिया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है भारत का बहुत जाना माना है ना, जिसमें सेना के कुछ रिटायर्ड लोग हैं और IIM अहमदाबाद के कुछ पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे पड़ी हुई रहती है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग क्या है, कौन कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके रिपोर्ट बनाते रहते हैं, यही सब काम, ठीक है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, है ना। इसने क्या किया कि 2013 में भारत की जो नेशनल पार्टीज हैं उनसे सवाल पूछा कि भाई आप कुछ सूचनाएं दी, तो लोगों ने जवाब नहीं दिया और ये कह दिया कि हम इसके दायरे में नहीं आते। 10 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प दे दिया तो वापस कर लीजिए आपका पैसा, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। सारी पार्टियों ने लगभग एक तरफ से विरोध किया। आप देखेंगे तो उसमें एक पार्टी जो पावर में है वो थोड़ी सी कह रही थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आज भी वैसी स्थिति, राजनीतिक दल इसका विरोध करता है। विरोध क्यों करते हैं, क्या बात है, नहीं उनके पक्ष क्या है, क्वेश्चन आता है, तर्क वितर्क करें, क्वेश्चन आएगा, थॉट प्रोसेसिंग से फैक्ट्स पर क्वेश्चन आएगा। जब विचारधारा हमारी ठीक बनेगी तभी उस सोच के आधार पर, उस प्रोसेसिंग से ही आंसर बनता है। आंसर रटा नहीं जा सकता, इसीलिए यूपीएससी में रटने वाले कोई क्वालिफाई नहीं करते, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो क्या किया कि उस एडिया ने अमेरिका, स्वीडन, जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इसके दायरे में नहीं आती, उनको भी कुछ सवाल पूछा इतना लोगों ने इतना बताया, हमारे वाले लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो अपील एक बॉडी के पास यानी CIC के पास चली। CIC को इन्होंने बताया कि भाई इन मतलब जो सेक्शन 2H RTI एक्ट का है, उसमें जो पब्लिक अथॉरिटी की जो परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि कोई स्वैच्छिक संगठन या निजी संगठन सब्सटैंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय अगर है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है और RTI के दायरे में आना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कहा, CIC को ठीक लगा। उसने 6 नेशनल पार्टी को नोटिस भेज दिया कि बताओ भाई क्यों हम आपको अपने दायरे में ना लेते। पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी विरोध किया। एक डेमोंस्ट्रेशन है, आप देख लीजिए, आप समझिए पहले, और फिर उसके बाद मैं उसको लिखवाऊंगा आपको, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, और यही सब मुख्य परीक्षा के लिए काम आएगा। अरे आवाज आपको तो हमारी है, अभी आ रही है, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? यहाँ से हो, अच्छा आपको केबल लेवल चेंज करो, इधर AC चला दीजिए, अच्छा बंद करना है, बंद करना है। अब हो गया, अब इससे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार में। मैं ममता राय और आज हम सरकार में बात करेंगे जनता से जुड़े एक और मुद्दे की, और ये मुद्दा है सूचना के अधिकार का। देश में इंदिरा बहस चलती है कि क्या प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी नहीं कि राजनीतिक दलों को सूचना के कानून के दायरे में लाया जाए। ये सवाल इसलिए उभरा क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने एक फैसला लिया और इस फैसले में कहा गया कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून की धारा अब देना होगा। लेकिन राजनीतिक दल बार बार ये कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक संस्थाएं नहीं है। अब सवाल ये है कि RTI का दायरा कहां तक है। सूचना के अधिकार कानून में कहा गया है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि देश के नागरिक सूचनाओं से लैस हों, लेकिन सूचना के हक में आए इस फैसले को सब अपने अपने पैमाने से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और परिभाषित कर रहे हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम उन किरदारों से बात करें जो वाकई इस फैसले से प्रभावित होंगे। और आज हमारे साथ जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये फैसला आया है, उसमें से 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ CPM के नेता नीलोत्पल बसु हैं, नीलोत्पल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ BJP के नेता सत्यपाल जैन हैं, जो कि गोवा में अपने अधिवेशन के बीच से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ 3 और किरदार हैं। हमारे साथ हैं AM तिवारी जी, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। और हमारे साथ हैं अनिल बैरवाल, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ADR के। इन्होंने सूचना मांगी थी और इसके आधार पर ही आज केंद्रीय सूचना आयोग का ये फैसला है। और इसके अलावा हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट SS वेंकटेश नायक हैं। वेंकटेश आपका भी स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। हम अति क्रांतिकारिता के चक्कर में एक एडवेंचरिज्म का अप्रोच लेकर के हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। RTI के तहत राजनीतिक दलों को लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले पर यह आक्रोश कांग्रेस का है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया में वो अकेली नहीं है। चुनाव आयोग बताए कि क्या करना है, ये सब करना है तो ये सब भी करा जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियां अपने यहाँ जो है वो इस तरह की दुकान अलग से खोल लेंगे। जो निर्णय लिया गया है या सूचना कमीशन की ओर से, वो RTI एक्ट के स्पिरिट में ही नहीं है। पार्टियां जो है वो कोई परचून या कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। तो क्या सचमुच केंद्रीय सूचना आयोग ने ऐसा फैसला किया जो RTI कानून के अभिप्राय के खिलाफ है? तीनों इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो ये फैसला दिया है, ये राष्ट्रहित में दिया है। फिर भी ये सवाल अपनी जगह है कि आखिर RTI राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने या उनके कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता लाने में कैसे सहायक बनेगी? कानूनों के तहत राजनीतिक दल चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह है। अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा आयकर विभाग को देने के लिए वे बाध्य है। न्यायपालिका का अंकुश उनके ऊपर है और सबसे ऊपर है जागरूक मतदाता, जो अपने वोट से इन दलों की हैसियत बनाते बिगाड़ते हैं।
तो फिर उन पर लगाम का ये मंसूबा क्यों? इन स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी विभाग के दर्जे में डालने की कोशिश क्यों? निशाना पार्टियां हैं या वो परिघटना जिसमें ये दल जनतंत्र में भागीदारी बढ़ाने का जरिया बने, या खुद इन दलों ने अपने स्वेच्छाचार से अपने ऊपर ऐसे लगामों को न्योता दिया है? सबसे पहले एन तिवारी जी, मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। हालांकि मैं अनिल बलवान से पूछना चाहती थी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। ये जो केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला सुनाया है राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का, क्या वाकई जो आरटीआई का कानून बना उसके इंटेंट में ये है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए? इस फैसले का जनता में स्वागत तो हुआ है, और जहां तक विद्वान जनों की बात है, उन्होंने कई आर्टिकल्स भी निकले हैं फॉर एंड अगेंस्ट दिस। इसमें दो बातें हैं। एक, क्या ये आरटीआई के दायरे में आता है? उसका जवाब तो साफ है, मेरे हिसाब से नहीं। ये आरटीआई के दायरे में इसलिए नहीं आता है क्योंकि सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फंडेड, इसके स्कोप को बढ़ाकर ही पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें लिया जा सकता है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस डोंट रिप्रेजेंट ऑल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कई हो सकते हैं, क्लब्स हैं जिनको जमीनें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की, वे इसके दायरे में नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, अगर पॉलिटिकल पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उसकी प्रॉपर रूट जो था वो था सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई। उसमें आप सीईसी के पास जाइए, उनके पास जो भी सामग्री है वो आप ले लीजिए। जैसा कि पहले के आदेश में हमने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, जो इसका मतलब जो सूचना आयोग का ये फैसला सोमवार को आया उसको आप गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ शायद इसमें स्ट्रेच कर दिया गया है द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। जी, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 2005 में इस कानून को ले आई। जब इस कानून को लाने में कोई हर्ज नहीं था, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को पारदर्शिता बरतते हुए आरटीआई को अपनाने में क्या हर्ज है? पहली बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी ही जनक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, और हम लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए, और इसीलिए अरुणा रॉय जो कि इसकी जनक रही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, उनको ही इस काम में लगाया गया है कि आप ही एक ऐसा कानून हमें बना के दीजिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सदस्य थी, और उनके सुझाव हुए आधार पर ही भारत के इतिहास में सबसे पहले किसी सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया हो, सरकार ने हुबहू उसको एक्सेप्ट किया। तो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी सूचना के अधिकार की जनक और समर्थक रही है और आगे भी रहेगी। एक दूसरी बात यह है कि जहां तक इस आदेश का सवाल है, मेरी पार्टी के प्रवक्ता जी ने, जनार्दन द्विवेदी जी ने इस बात को साफ कर दिया है। हमारी तरफ से जब माननीय तिवारी जी का आदेश हुआ था कि राजनीतिक दलों के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स दिए जाते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सूचना लिया जा सकता है, और उसमें किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया था और ना उसका कोई उन्होंने कोर्ट में अपील की। तो जहां तक राजनीतिक दलों के अकाउंट्स का सवाल है, उनके डोनेशन का सवाल है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ला लेंगे तो कल से पूछेंगे आपने ए को टिकट क्यों दिया और बी को टिकट क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों किया और वो क्यों नहीं किया। ये सारी बातें तो अगर पॉलिटिकल डोमेन में आ जाएंगी तो एक इतना बड़ा व्यापकता हो जाएगी इस पूरे सीआईसी की, जिसमें कि जो सीआईसी को ध्यान देना चाहिए बेसिक इश्यूज पर, उस पर से ध्यान आ जाएगा। हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारियां हैं, और बेहतर तो ये होता कि सीआईसी पूरे प्रकरण को रेफर कर देती सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को, और अगर कहीं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपने जो नियम और कानून बनाती है उसके अंतर्गत इसको दायरे में लाते तो बेहतर था। जी, नीलोत्पल जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ये बेसिक मिसकंसेप्शन है ऑफ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बेसिक मिसकंसेप्शन कहां से? मिसकंसेप्शन इसलिए है कि ये जो पब्लिक बॉडी वाली जो परिभाषा उन्होंने ऑर्डर में रखा है वो अपने आप में गलत है, बेबुनियाद भी है। क्योंकि आप पहले जो आपका रिपोर्ट में था, जो परिभाषा होता है पब्लिक अथॉरिटीज का, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जैसे उनके जो सहयोगी है पार्टी के अंदर, ये स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा है और एक विचारधारा और कार्यक्रम चला। उसी तरह हम लोग, यहाँ तक फंडिंग का सवाल भी है जो वॉलंटरी सोर्सेज से भी मिलता है, उसको भी काफी हद तक सूचना के अधिकार के तहत लाया गया है, इस मायने में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हम जो रिटर्न्स देते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, तो अभी लाया जा सकता है। हम तो इससे भी आगे बढ़ के ये बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से इसी को और आईटी डिपार्टमेंट को उनके पास जो जो प्राप्त है वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं चाहती थी कि मैं पहले बीजेपी के मेंबर से बात करूं, लेकिन पहले अनिल बलवान में आप ही से सवाल करती हूं। जो इनका तर्क है कि हम इनकम टैक्स को अपना रिटर्न करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को अपनी जानकारी देते हैं, बावजूद इसके आप लोगों को क्यों नहीं भरोसा है? अब क्या पारदर्शिता आप चाहते हैं? देखिए, मैं ऑर्डर के बारे में पहले एक दो बातें कहता हूं, क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि राजनीतिक दल उसके अंदर नहीं आ सकते वगैरह वगैरह। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी आरटीआई के अंदर आती हैं, जिनको जैसे लैंड मिला हो या कोई दूसरी इनडायरेक्ट फंडिंग मिली हो। बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, एसजीपीसी है, उसके अंदर इंडियन ओलंपिक कमेटी है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, यूपी कृषक समाज है, बहुत सारे सीआईसी के ऑर्डर्स हैं जिसके द्वारा ऐसी संस्थाएं जिनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फंडिंग मिली हो ऑलरेडी उसके अंदर आते हैं। तो ये कहना कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे आ रही है, मेरे ख्याल ये गलत है। नहीं, लेकिन मैं इस पे एक सवाल करना चाहूंगी सतपाल जैन से। सतपाल जी, जब पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया था उस समय बहस हुई थी और उस समय यह तय हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये बेसिक इंटेंट जो था वही बदल रहा है? देखिए, ये बात सही है कि जब ये सूचना लेने के अधिकार का कानून
कानून बनने के लिए संसद में आया था तब उसकी ये कल्पना नहीं थी कि राजनीतिक दल उसके अंदर शामिल होंगे, उसकी परिधि में आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जब शुरू में आते हैं तो उनकी परिधि थोड़ी कम होती है और समय के साथ साथ उनकी जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। और ये भी सही है कि कानून की जब पूरी तरह से लागू किया जाता है तो उसका कई बार स्वरूप पूरी तरह से भिन्न रूप में लोगों के सामने आता है। चुनाव आयोग को शक्तियां चुनाव करवाने की पहले थी, लेकिन सेक्शन 1992 में जो कानून को जब ठीक ढंग से लागू किया तो कितने सुधार उसके अंदर आए। एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए, एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। तो इसलिए ये कहना कि क्योंकि शुरू में कानून राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होना था, अब नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो सूचना अधिकारी CIC ने जो अपना निर्णय लिया है उस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। देश के लोग चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता हो और हम उसके पक्ष में हैं। हमारा इतना कहना है कि जो मापदंड CIC ने, जैसे जमीन सस्ती मिलती है और कुछ सहूलतें मिलती हैं, तो जिन भी संस्थाओं को वो पैमाने लागू होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब पर भी अधिकार लागू होना चाहिए ताकि पारदर्शिता के राजनीतिक दलों के परिणाम में ना आए। हमने कहा है कि हमको जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का निर्णय आया है उस निर्णय के अनुसार जो मापदंड उन्होंने तय किए हैं, फिर उसके बाद चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट हो, चाहे कोई और संस्थाएं हो, NGO हो, जो भी हो, जिन संस्थाओं पर वो पैमाने लागू होते हैं, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, उन सब पर अगर वो लागू होता है तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री वासु जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस कानून को लागू करने में क्योंकि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी इसलिए इसको लागू ना किया जाए। कोई भी कानून जब बनता है तो ये उसके अंदर शंकाएं होती हैं कि इसको वहां कैसे लागू किया जाएगा, यहाँ कैसे लागू किया जाएगा, और जब एक बार कानून लागू होता है तो होता है और वो सब पर लागू होता है। इसलिए जो मापदंड CIC ने इस निर्णय में लागू किए हैं वो सब पर लागू हो और सब उसका पालन करें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सतपाल जी को एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमें तो यहाँ पे आके और उनका बातों को सुन के और भी मुश्किल हो गया, इसलिए कि अलग अलग प्रवक्ताएं जो भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग बयान किए हैं और ये हमारा बात को शायद समझ नहीं पाए। हम बोल रहे हैं हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि CIC ऑर्डर में जो बात कही गई कि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, इस बात से हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी का जो रेगुलेशन है, जो परिभाषा है, पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं आता है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग मतलब दूसरे स्रोतों से भी और सरकार से भी जहां जहां पे जो भी मदद मिला है, मान लीजिए जमीन का सवाल है, टैक्स का सवाल है, वो सारे जो फैसला वो सरकार का फैसला है। इसीलिए वो फैसला सरकार क्यों लिए हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ऐसे RTI कानून के प्रावधान के तहत जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट है वो हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वेंकटेश RTI एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से इसके लिए काम भी कर रहे हैं। वेंकटेश, जब आपको तमाम सूचनाएं चाहे वो चुनाव आयोग है वहां से मिल जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिस है वहां से मिल जाती है, तो फिर राजनीतिक दलों को RTI में लाने की क्या जरूरत है? इसकी मांग क्यों? देखिए, इसको थोड़ा RTI के दायरे से थोड़ा और बढ़ाकर देखना चाहिए। मुझे लोकपाल जी के बातों को सुनकर एक मन में एक बात ध्यान में आया कि ये अपने आप को वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं, सही, मैं उसको गलत नहीं करा, लेकिन इनको रहना है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी जन के बीच। कानून बनाने हैं संसद के अंदर, उसके लिए उम्मीदवार चुने हैं इनके पार्टी से, तो ये सारी चीजों के लिए जाएंगे लोगों के पास। वोट चाहिए, रैली में लोग चाहिए, धरने में लोग चाहिए, नारेबाजी करने के लिए। लेकिन लोग अगर पारदर्शिता मांगेंगे तो नहीं, हम पारदर्शी नहीं बनते, क्योंकि हम सरकारी एजेंसी का ये पारदर्शी नहीं। सबसे सवाल कर रहे हैं, बहुत गलत बात। नहीं, मुझे मैंने कहा आपका क्या है, आपका संगठन का नाम क्या है? वो संगठन आता है RTI के दायरे में? अभी तक हमारे संगठन नहीं आता, लेकिन हमारे फाइनेंस के बारे में, हमारे बजट के बारे में हमारी सारी जानकारी तो कोई भी राजनीतिक दल में, लेकिन सवाल कि कितनी जानकारी वो एक्चुअली मुहैया कराते हैं चुनाव आयोग को, दरअसल राजनीतिक दल कितनी जानकारी मुहैया कराते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। आज चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों को पब्लिक अथॉरिटी माना जाए या ना माना जाए, उनकी आमदनी और उनके खर्चे को लेकर, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट कई तरह की बातें कर रहे हैं और पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल उनकी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की कुल आय 1,25,55,35,000 है और ये 2007-8 से लेकर 2010 से ज्यादा के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा कूपनों की बिक्री से ही उनकी आय होती है। कांग्रेस पार्टी की जो सबसे ज्यादा आय होती है वो आप देख रहे हैं कूपनों की बिक्री से होती है और इसकी भी आय 1,17,161 जो है वो कूपनों की बिक्री से होती है और कुल इसकी आमदनी है 14,92,35,00,000। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI 5,81,60,000 इस पार्टी की आमदनी है और CPM की बात करें तो 2,72,38,15,000। नीलोत्पल वसु जी की पार्टी है स्वैच्छिक दान से इनके पास सबसे बड़ी आमदनी आती है। बीजेपी की बात करें 7,69,81,67,000 और इसकी भी स्वैच्छिक दान से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। और अगर 3 सालों में पार्टियों को इनकम टैक्स से मिली छूट की बात करें तो 2006 से लेकर 2009 के बीच कांग्रेस पार्टी को 300 करोड़, CPI को 141 करोड़, BSP को 39 करोड़, CPM को 18 करोड़ और NCP को 9.5 करोड़ से ऊपर, CPI को 0.24 करोड़ रुपए की टैक्स छूट मिली है। तो ये स्थिति है राजनीतिक दलों की। क्या ये जो हमने आंकड़े दिखाए आप ही के दिए हुए आंकड़े हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े पर्याप्त हैं? तो आपने एक देखा, पॉलिटिशियन तो झगड़ा करेंगे, इनका तो चलता रहेगा।
अब आपने पॉलिटिकल पार्टीज का मूड देख लिया कि इस पे क्या था क्या था, इसको डिटेल से समझते हैं, है ना। देखिए ये एक डिबेट है, चर्चा परिचर्चा है, जिसमें कि बात ये है कि क्या दायरे में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी डील है वो बहुत सारी गोपनीय वजहों से लोग नहीं देंगे, है ना। और इंटेलेक्चुअल अभी पढ़ लो ना पहले पूरा आरटीआई के पूरा प्रावधान कमियाँ, धीरे धीरे सब बात खुद ही जाने होगी, है ना, चिंता की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई डील करने जा रहे हैं और आप आरटीआई से मांग करके वो इन्फॉर्मेशन अगर बाहर छाप देंगे तो किसी दूसरे कंट्री के सब भाव बढ़ जाएगा, है ना। दूसरे को पता चल, मान लीजिए हम राफेल खरीद रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, क्या है, तो कोई डील फाइनल हुई नहीं, उसको कोई 35 वाले क्या करेंगे, ज़्यादा नेगोशिएट कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें नहीं बताते, है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सी चीज़ें आती, सारा कुछ बताया नहीं जाता, बताने लायक बातें ही बतानी चाहिए, ठीक है। और वही होता भी, इस थीम पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको ना डिबेट के हिसाब से, मतलब पॉइंटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा लिखते हुए चलेंगे ताकि एक समझ बूझ अच्छे से बन जाए। इसमें लिखिए जाए, एक तो टाइटल दे दीजिए राजनीतिक दल बनाम सूचना का अधिकार, या क्या राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आने चाहिए, इसमें लिखिए जाता। थोड़ा सा ऑडियो अप कर दीजिए। राजनीतिक दल सूचना के अधिकार, राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के दायरे में आने चाहिए या नहीं, आने चाहिए या नहीं, आने चाहिए या नहीं, यह एक चर्चा परिचर्चा का विषय है, चर्चा परिचर्चा का विषय है ना। यह परिचर्चा तब प्रारंभ होती है, यह परिचर्चा तब प्रारंभ होती है जब 2013 में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, आप देखे होंगे अनिल बैरवाल जी उसमें से थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर नामक एक सिविल समाज के द्वारा, एडीआर नामक एक सिविल समाज के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के पास अपील करते हुए, सीआईसी के पास अपील करते हुए यह, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठंड लग रही है आप लोगों को, थोड़ा सा बढ़ाइए। अपील करते हुए यह विचार प्रस्तुत किया, उधर भी थोड़ा सा बढ़ा, बंद कर दो। यह विचार प्रस्तुत किया कि, यह विचार प्रस्तुत किया कि आरटीआई कानून, आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H, धारा 2H, H फॉर ऑनेस्टी, सेक्शन 2H के तहत, 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी को, लोक प्राधिकारी को आरटीआई के दायरे में रखा गया है और यह कहा गया है कि, और यह कहा गया है कि ऐसी निजी या स्वैच्छिक संस्था, ऐसी निजी या स्वैच्छिक संस्था जो सरकार के तरफ से पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित हो, सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित हो, तो वह भी लोक प्राधिकारी कहलाती है। और बढ़ा 30 करिए, लोक प्राधिकारी कहलाती है
और वह भी आरटीआई के दायरे में आती, आरटीआई के दायरे में। ठीक है, अब डिबेट में देखे होंगे कि एक एक्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह रहे हैं कि इसके इंटेंट में नहीं है, हालांकि जब उनको ग्रिल किया जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप वो पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा को स्ट्रेच करेंगे तभी हो। तो स्ट्रेच क्या होता है? कोई संस्था, अब आप देख रहे हो कि कितना टैक्स में छूट था, 300 करोड़, 141 करोड़, मतलब छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उनमें कितना करोड़ आपने देखा। अब कितना पैसा चाहिए भाई सब्सटैंशियली सबकी परिभाषा को स्ट्रेच करने की क्या जरूरत है? एक ओवरऑल अनुमान लगा करके ईडी आपने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से 361 करोड़ रुपए 6 राजनीतिक दलों को ही एक साल में इनडायरेक्ट फंडिंग हुई। कैसे? यही समझना। एक्चुअल में जो भी फ्री टू एयर एडवर्टीजमेंट होते हैं चुनाव के दिनों में, वो कैसे होते हैं? यूं ही फ्री में दिए जाते हैं। आप अगर दूरदर्शन का टैरिफ देख लेंगे कि एक सेकंड का कितना पैसा लेता है एडवर्टीजमेंट में, और राजनीतिक दलों के फुटेज देख लीजिए चुनाव के दिनों, सब फ्री होता है। इनके जो कार्यालय होते हैं, एक भी मुझे नेहरू विहार, गांधी विहार में दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊँ। इनके कार्यालय राष्ट्रीय राजधानियों में और राज्य की राजधानियों में वीवीआईपी क्षेत्रों में होते हैं। जैसे सेंट्रल दिल्ली में जाकर के वहाँ प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ के, या प्रॉपर्टी का रेट आता है देख लीजिए, उनके ऑफिस का एड्रेस देख लीजिए, इसमें दिखाया गया होगा ऑफिस कहाँ कहाँ है ना। तो आप ऐसे जगह पे जाके देखिए, अगर उसमें सर्वेंट क्वार्टर लेंगे भी एक कमरे का तो भी 50,000 किराया होगा, और 20-20, 25-25 हज़ार स्क्वायर फीट हमने प्रॉपर्टी यूं ही पॉलिटिकल पार्टीज को दे रखी है, चाहे तो लीज नॉमिनल 10 रुपये 100 रुपये लीज पर या फ्री में दिया हुआ है। ये क्या फंडिंग नहीं है? बहुत से ऐसे हम काम करते हैं जिसमें इनडायरेक्ट फंडिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे संसदीय दल का नेता चुनाव, आप पार्लियामेंट में क्यों बैठते हैं? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम है ये, तो आप होटल में भी करिए। देखिए संविधान जहाँ बना है, गोल गोल पंखा घूमता है, वो तो विरासत है ऐसा, वहीं पर वो बैठ के करते हैं। कितना टन एसी होगा? लाखों टन एसी लगा हो, बिजली उसमें लगता होगा। अच्छा, इतने नेता लोग जो पहुंच गए चुनने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं उस दिन जो सांसद नहीं है, ना उनका कोई मतलब है पार्टी के हैं, वो भी आते हैं। आने जाने के लिए लोकसभा सचिवालय की गाड़ियाँ का इस्तेमाल हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, यूं ही आके पानी पी के हवा पी के चले जाते हो। सब्सिडाइज रेट पे सांसद जो खाना खाते हैं, हम लोग को नसीब हो जाए तो हम लोग को ईश्वर मिल जाएंगे। अभी भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। सिर्फ सांसद जितने में पैसे में खाना खाते हैं ना, जो संसद भवन के अंदर 32 रुपये में जो उनको खाना मिलता है, आम नागरिकों को अवेलेबल वैसा ही खाना करा दें, बस दूसरा कुछ करने की जरूरत, सारा बीमारी का इलाज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने लायक हैं, क्यों कुछ खाएंगे भी पिएंगे भी, है ना, उनको वाहन, हम लॉजिस्टिक्स सब हेल्प कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है। एक अनुमान के तहत 361 CR ऑलमोस्ट नेशनल पार्टीज को गया है। अब कितना करोड़ चाहिए? अब ये सब्सटैंशियल की परिभाषा में कितना खींचने का जरूरत है ना। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी का तर्क क्या है वो भी देखेंगे। अभी आइए, नीचे एक सब टाइटल लिखे, राजनीतिक दल लोक प्राधिकारी की परिभाषा में कैसे, अंडरलाइन कर दीजिए, लोक प्राधिकारी की परिभाषा में कैसे, है ना। पहला पॉइंट, राजनीतिक दलों को चुनाव के दिनों में फ्री टू एयर विज्ञापन मिलते हैं। फ्री टू एयर विज्ञापन मिलते हैं, मतलब कोई चैनल उसको बंद नहीं करेगा, उसको दिखाएगा, आम लोगों तक जाएगा। ज़्यादा महंगा होता है, जितना फ्री टू एयर है महंगा होता है। क्या है? बंद कर दीजिए, कोई ऐसी आवाज़ कर रहा है उसको बंद कर दीजिए, नीचे से आवाज़ आ रही है, छोड़ दो, मत ध्यान। अच्छा, देख लेते हैं दूसरा पॉइंट लिखिए, राजनीतिक दलों के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों में, राजनीतिक दलों, और ध्यान दीजिए, इग्नोर करिए, इसकी आवाज आ रही है या नीचे से बाहर से सामने? देखिए तो क्या है, तो राजनीतिक दलों के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों में, राजनीतिक दलों के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों में वीआईपी क्षेत्रों में होते हैं, वीआईपी क्षेत्रों में होते हैं, जिसे या तो निःशुल्क दिया जाता है या नाम मात्र के शुल्क पर, ठीक है।
नेक्स्ट, इसके अलावा अन्य कई प्रकार के वाहन की सुविधा और अन्य सरकारी संपत्तियों के व संसाधनों के उपयोग के अवसर राजनीतिक दलों को मिलते रहते। सरकारी संपत्तियों और संसाधन के दोहन के अवसर राजनीतिक दलों को मिलते रहते, है ना। पैराग्राफ छोड़कर एडीआर ने एक अनुमान के तहत यह बताया है कि 361 करोड़ रुपए की अप्रत्यक्ष फंडिंग, अप्रत्यक्ष वित्त पोषण राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के स्तर पर ही देखने को मिलता है ना। तो इसलिए आ गए इसके दायरे में, इनका तर्क है। नीचे लिखे राजनीतिक दलों की राय। आप तो डिबेट देख ही रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति जो उस समय विपक्ष के थे, आज उनकी पार्टी पक्ष में है, कर सकते थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी दल अलग अलग नहीं होता, सब एक ही दल है। आपको मैं रोज ये बात समझाता हूँ, पॉलिटिकल लाइन पे कभी भी डिस्कशन हो ना, हाथ जोड़ के उसमें से बाहर निकल जाए। सिर्फ वक्त बर्बाद करने का मन करे तो ये पार्टी वो पार्टी, अदरवाइज सब बोल देना कि देखिए सब एक ही पार्टी है, मैं चला अपने काम पे। ये एक भ्रम है। धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धिजीविता बढ़ती है तो ये बात समझ आए। राजनीतिक दलों की राय क्या है? पहला पॉइंट, राजनीतिक दलों का यह मानना है कि उनका पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत 1951 के तहत हुआ है और उनसे संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग के पास होती है, जहां से जनता सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। दूसरा, सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के रास्ते इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, चुनाव आयोग के रास्ते आयकर रिटर्न भरते हैं, तो आर्थिक मामलों की जानकारी नागरिक आयकर विभाग से ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, अमेरिका स्वीडन जैसे राष्ट्रों में राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है ना, नहीं रखा गया है। तो आप सुने होंगे, इसमें कमेंट सुने होंगे, कोई कह रहा होगा कि आप इनकम टैक्स को बोलो कि वो करे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप, हमारा तो एक ही मालिक थी चुनाव आयोग, अब ये भी होगा तो हम एक और दुकान खोल लेंगे। तो कई तरह से बातें हो रही है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एग्री कि हमें इनके एम्बिट में रखी, इनके तर्क ये होगा। अब क्या होना चाहिए? आप तो नेता हैं नहीं, अब निष्कर्ष कैसे लिखिए क्या होना चाहिए, है ना। हमेशा देखिए ऐसे मामले पर एक ना बिना भेदभाव का तरीका अपनाना चाहिए।
आप प्रशासनिक व्यक्ति हैं, आपकी तरफ से उसी तरह का विचार होना चाहिए कि एक अनबायस्ड, ये तो जो डेटा था वो एडीआर का था, चाहे वो एनजीओ है, गड़बड़ हो भी सकता है, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, इसकी जानकारी सीजीए के पास होगी, लेखा केंद्र सरकार का इसके पास, इसको सब पता है कहाँ के प्रॉपर्टी का रेट क्या है, क्या होगा, सरकारी जमीन का वैल्यू क्या है, या तो सीजीए से पूछ लीजिए या और अनबायस्ड हो जाइए। आप एक कोई हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में, अध्यक्षता में आप एक जांच के कमीशन बैठाइए जिसमें ये पता किया जाए कि क्या राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग हो रहा है, और अगर हो रहा और वो करोड़ों में है तो आरटीआई एक्ट सेक्शन 2H के तहत इसके दायरे में आना चाहिए, क्योंकि वो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आ जाए, सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं आना चाहिए। दुनिया में ऐसे दल जैसे स्वीडन और अगर ब्रिटेन की हम बात करें या यूएस की बात करें, जहाँ राजनीतिक दलों को इसके दायरे में नहीं रखा गया है, वो पहले से ही बहुत पारदर्शिता का अभ्यास करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जहाँ राजनीतिक दलों को आरटीआई एक्ट में रखा गया, उसमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, नेपाल, ऐसे 2 बड़े मॉडल हैं, पोलैंड और नेपाल, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो आरटीआई के दायरे में आती है। तो अगर नैतिक रूप से भी देखा जाए तो कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार की भागीदार बनेगी, अगर उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा कर लिया जाता है तो उनको क्या नुकसान। ऐसे भी अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आप तो मंत्रालय पढ़ चुके हैं, आप मंत्री बनते हैं तो एक मंत्रालय या विभाग के राजनीतिक प्रमुख हैं, आरटीआई के कानून में तो आ ही गए। अब मंत्री बनने के बाद सवाल पूछा जाएगा तो बताओगे, ठीक है। तो जब ये कर ही रहे हो तो ऐसे भी क्यों नहीं करते, पूरे तरीके से हो, आधे अधूरे क्यों करें, है ना, पूरी बात होने में क्या दिक्कत। तो नैतिक आधार पर भी अगर देखें तो ऐसा, तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तर्क वितर्क करें तो नाना बोल के हाँ 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 हो जाना चाहिए। आपके लेखन में दिखे कि ना है लेकिन समझ में आए कि हाँ है ना, वो ऐसे ही होगा। इसी तरीके से तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक वे में ये बात कहनी। लिख दी पहला डॉट, यदि राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीयन हो रहा है, वित्तीयन हो रहा है, तो इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। और यदि ऐसे तथ्य सामने आते हैं, ऐसे तथ्य राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष ऑब्लिक अप्रत्यक्ष पर्याप्त वित्तीयन हो रहा है, पर्याप्त वित्तीयन हो रहा है ना, तो आरटीआई एक्ट सेक्शन 2H, H फॉर ऑनेस्टी, H फॉर हॉर्स, है ना, आरटीआई एक्ट सेक्शन 2H के तहत राजनीतिक दल लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आ जाएंगे और इन्हें आरटीआई के दायरे में रखा जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगला पॉइंट, नैतिक स्तर पर भी है ना, नैतिक स्तर पर भी यह कहा जा सकता है कि सरकार के भागीदार बनने वाले किसी भी घटक में पारदर्शिता होनी चाहिए। नेपाल और पोलैंड ऐसे राष्ट्र हैं जहां राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं, ठीक है। बस किसी भी बात में नहीं फंसना। कभी क्वेश्चन आए तर्क वितर्क करें, आपके पास दोनों तरह के पॉइंट्स, निष्कर्ष भी आपके पास, ये पार्टी वो पार्टी के उसमें या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं फंसना है, ऐसे हमें बात है ना। तो विवाद से सरलता से एकदम अच्छी डिप्लोमेटिक भाषा के साथ बाहर निकल जाए। एक प्रश्न लीजिए, हाँ जी। तो वो छुपाते हैं, देखो कानून ये कहता है कि
या उससे ज़्यादा अगर फंडिंग है या चंदे लेते हैं तो उसको रिवील करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 का ये कहता है, ठीक है। और इसका पंजीकरण सेक्शन 29 के तहत होता है, जिसमें कहा जाता है कि ट्रेजरर हो, सेक्रेटरी हो, अध्यक्ष हो, कुछ मेंबर हो तो होगा। अब इसमें अगर हम चेक काट दें 19,999 का या बहुत सारे कूपन जारी कर दें इतने का 20-20 हज़ार का, 20,000 से तो 1 रुपये कम, तो अरबों रुपए हो सकते हैं और आपको बताना नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। इनकम टैक्स के मामले ही नहीं उत्पन्न होंगे क्योंकि दान है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाया उसमें भी लोगों की प्राइवेसी के नाम पर हम बताते नहीं हैं कि किसने दिया, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को बता देंगे या तो वो चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, दान कौन करता है? सरकारी कंपनी दान नहीं करती, ध्यान रखें। सरकारी कंपनी से दान लेने का अवसर होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो सारा दान ले ली होती है, एक भी महारत्ना कंपनी जिंदा नहीं बचती। प्राइवेट कंपनी दान कर सकती है या इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है। आप लोग सरकारी आदमी दान, आपका कंडक्ट रूल है, पॉलिटिकल पार्टी को चंदे नहीं देना है, पॉलिटिकल मास्टर के बारे में बिना उनसे पूछे मीडिया में कुछ नहीं बोलना है, राजनीतिक आधार पर किसी भी तरह की कोई भूमिका संपादन नहीं करना है, चाहे लॉजिस्टिक्स हेल्प गाड़ी का कुछ का, ये सब नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि डीएम को इन्फ्लुएंस कर दे कोई, है ना, और कहे कि भाई हमारे भीड़ जुटा दीजिए थोड़ा, तो डीएम तो कह देगा, जैसे शिक्षा विभाग को ही कह देगा, टीचर को कह देगा कि अपना सब बंदर भालू लेके जमा हो जाओ, 4-5 हज़ार व्यक्ति ऐसे जमा हो। स्वास्थ्य विभाग को कह देगा गाड़ी घोड़ा हमला फैला, सब हेल्थ कर्मचारी लेके आ जाओ। सिंचाई विभाग ऐसे भी बैठे रहते हो, इधर आओ। 10-15 विभाग को ही जमा करके 15-20-30 हज़ार भीड़ जमा करना है डीएम के लिए, तो बड़ी बात नहीं। और फिर जब 20-30 हज़ार भीड़ हो जाएगी तो हम भारत के लोग बड़ा नेता हो, तभी तो इतने लोग आए, हम लोग खुद ही चले जाते हैं वहाँ, है ना, बस नेता बन जाए, है ना, चुनाव में विजय हो जाएगी। लेकिन ये सब मना है। हालांकि डीएम के पास इतना पावर होता है कि वही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है अपने जिले में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और अगर 2 लोगों को एक जैसा है तो फाइनल डिसीजन उसी का है कि इसमें विजयी कौन है। टाई हुआ तो विजयी घोषित करने की अधिकार डीएम के पास। डीएम साहब का साइन हो गया ना तो वही रहेगा सांसद है, कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, हुआ भी, ऐसे ढेर सारे राइट्स हैं, आप नहीं दे सकते। आप इंडिविजुअल सरकारी इससे बाहर, सरकारी कंपनी इससे बाहर, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी क्लॉज है। फिर आप ये देखे होंगे कि बजट उजट में 2,000 रुपए से ही अगर दान होगा तो बताया जाएगा, वो सब कार्यपालिका कहती है, उस समय बिलीव नहीं करना है। एक्ट में अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा कोई फायदा नहीं। कार्यपालिका तो रोज कहती है विकास होगा, विकास हो रहा है, किया जाएगा, होता थोड़ी, गड़बड़ हो ही जाता। कार्यपालिका के क्लेम पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, रट उठ के बजट का तैयारी करें तो रटे रहिए, करेंट के नाम पे कुछ क्वेश्चन आए तो टिक मारने के लिए, लेकिन उसको कोई थीम पे पुट मत करिए, वो वाला पॉइंट्स ये हो गया। कई बच्चे इसी को समझ कितना अच्छा सुधार किया, 2,000 रुपए में बता देगा, कानून कहता है 20,000, है ना, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है। जैसे आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी कहे कि मैं कल आज से बहुत अच्छा पढ़ूंगा, पढ़े ही नहीं तो फायदा है। तो ट्रम्प कार्ड जब उसी के हाथ में होगा तो कोई लाभ नहीं मिलता। ये सब बातें हैं, और भी बहुत सी बातें जो फंडिंग होती है उसको लेकर के, बहुत सारे और भी मामले, कंपनी एक्ट से ओवरलैपिंग मामले, लेकिन वो सब आप पढ़ेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। मैं चूंकि आरटीआई कर रहा हूँ, हमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है, इससे रिलेटेड इशूज हमारे दायरे में मैं कर सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है ना। तो ये एक थीम था जो आपने देखा, एक प्रश्न लिख लीजिए। क्या आपके विचार में सूचना के अधिकार, देखो जब एक बार कह दिया कि लोक क्षेत्रक सभी इसके दायरे में आता है, तो इसमें ये आता है कि नहीं आता है, पंचायती राज आती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आता है, सभी आते हैं। अब इसमें पूछोगे कि कोर्ट मना करता है तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बहुत सारा, तो फाइल पे क्या कमेंट करता है, डिसीजन में क्या सोच रहा है, वो क्यों बताए, कोई मामला चल रहा है। जैसे आप ये थोड़ी पूछ सकते हैं कि सर आप कल क्या दीजिएगा, ये कैसे बताएंगे, बताइए। यूपीएससी से पूछो सर कौन सा सवाल पूछे, तो वही सब आप लोग न्यूज में पढ़ते हो, तो फिर एक विचार बन जाता है कि ये इससे बाहर है। अरे ऐसा नहीं, सारे लोक क्षेत्र से जानने का अधिकार है। अब पूरा पढ़ लोगे तभी तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात पढ़ लोगे तो आप बहुत चीज समझ जाओ, थोड़ा रुको अभी, है ना। और एक तरीका था कि अभी कब का आरटीआई खत्म हो जाता, तो अगर मैं चाहता तो ये चैप्टर 15 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन आपको भला नहीं होता उससे, आपके आंसर सॉल्व नहीं होते। एक ये पढ़ना कि प्रचार नहीं हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का दिमाग खराब रहता है, भ्रष्टाचार है, गाँव में प्रचार नहीं हुआ, लोग अवेयर नहीं है, तो चार ऐसे पॉइंट्स जो गाइड वाइड में किताबों में पढ़ते, वो कभी आया है आज तक, यूपीएससी में आता है। ये टेस्ट है यूपीएससी का, ऐसी मिठाई खाओ, ऐसे फ्रूट्स खाओगे तो यूपीएससी में होगा, तब सही ऐप्स आएंगे जिससे कि मामला बनेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो माइक्रो पॉइंट पे सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो जितने इश्यूज पढ़ेंगे उतने भले रहेंगे। देखिए, क्या आप ये विचार में सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दलों को रखा जाना चाहिए, है ना, राजनीतिक दलों को रखा जाना चाहिए, है ना। क्या कारण है, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद क्या कारण है कि राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। तर्क वितर्क करें, ये पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स, तर्क वितर्क करें। अभी तक ऐसे प्रश्न पूछे नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आप इसकी तैयारी करके रखेंगे। सामान्यतः आरटीआई एक्ट का आलोचनात्मक परीक्षण करें, जितनी समझ मुझे है अब तक ना आया है कभी, ना कभी आए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में, इजी क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो हमेशा कोई ना कोई थीम बेस्ड, है ना,
और कोई आप निबंध लिख रहे हो, कहीं कुछ डिबेट्स है, इंटरव्यू है, वहां पे कुछ पॉइंट्स आप बता पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों विरोध करती हैं और क्या होना चाहिए, कैसे अपनी बात स्पष्टता से कर सकते। एक बड़े प्रश्न में थीम बता दिया आपको, क्वेश्चन आउट मैं कर नहीं सकता, लेकिन थॉट प्रोसेसिंग आपकी शुरू हो गई इस एरिया में, अब आपसे गलती नहीं। अब एक दूसरा मामला जो हमें देखना है वो राजकोष का नया है। आरटीआई कानून का रात में एक थीम एक छोटा सा लिख दीजिए सब टाइटल, आरटीआई कानून का राजकोष पर दुष्प्रभाव, राजकोष पर दुष्प्रभाव, है ना। देखिए बात समझिए, पहले दो तरह के हमने मामले देखे एग्जैक्टली। ऐसा होता है कि अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सोचिए कि हम अगर सच में चाहते हैं कि हम सूचना का अधिकार दें, प्रस्तुत करें, तो हमें क्या करना पड़े? तैयारी करके जाना चाहिए एग्जाम देने में कि बिना तैयारी कर? मतलब ये वैसे ही बात हुई कि बिना गवर्नेंस पढ़े हुए पेपर 2 का आंसर देने चले जाना, गलती होगा। ऑर्गेनाइजेशंस को भी तैयारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूचना के स्तर पे तैयारी करना होगा। क्या तैयारी करना होगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सूचना का एकत्र हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। उसके बाद सूचना सभी जगह से हमें एक जगह एकत्र करके उसको क्या करेंगे? डिजिटलाइज करें, इसको डिजिटल फॉर्मेट पे करें। सूचनाएं सिर्फ डिजिटलाइज करने से नहीं होगी, हमें इसका क्या है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी करना होगा। मान लीजिए कि आपको रॉ इन्फॉर्मेशन, कच्चा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए तो कुछ डिसीजन ले पाओगे? मान लो पटना, जयपुर, लखनऊ, आपके जो भी हेडक्वार्टर है वहाँ के लिए गाड़ी बुक करना है, ट्रेन, तो भारतीय रेल वेबसाइट पे क्या करें? जितने ट्रेन है कहेंगे ये लो, इसी में से खोज लो, ले लो, तो आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक ये ट्रेन ढूंढते रहेंगे, इतनी ट्रेनें हमारे पास। एकदम क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको देते, वर्गीकृत, है ना। आप बताते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये हमें चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसका भी जरूरत है। इससे भी नहीं होगा, अगर हम इन्फॉर्मेशन रख लें और हैकर चोरी कर लें, काम खराब हो जाएगा, तो इसकी सुरक्षा चाहिए। इससे भी नहीं होगा, इसका देख रेख या मेंटेनेंस चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लेवल पे इतना काम करने का जरूरत। दुनिया के देश जिन्होंने अच्छे से इसको लागू किया, स्टूडेंट तो खैर बहुत पहले था, उसमें आईटी थी, लेकिन अगर अमेरिका को देखें 60s में आईटी से जुड़ गया था, तो फ्रांस है ना, चाहे कनाडा, जापान, ये सब पहले इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक तब करते हैं। और हम लोग 100% आज भी डिजिटलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। सारे मंत्रालय विभाग हमारी सूचनाएं बिखरी हुई हैं। हमारे यहाँ क्या है भाई? भौगोलिक दूरी है सूचनाओं में, और भौगोलिक दूरी दिल की दूरी हो जाती है। भौगोलिक दूरी यहाँ दिखाई देती है। और चूंकि हम विकासशील देश हैं तो पॉपुलर पॉलिटी अधिक करते हैं, बोलते ज्यादा है, करते कम। वोट बैंक की राजनीति हम करते हैं बिना तैयारी के, बिना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के। हमने अपने नागरिकों को जानने का स्टैट्यूटरी राइट्स दे दिया कि हम दे देंगे। ये वैसी बात है कि बिना तैयारी के यूपीएससी के एग्जाम में कूद जाना, ऐसे ही हमारी सरकार ने ये किया। तो कानून बनाने से पहले ये सब करने की जरूरत होती है ना। ये हमने किया नहीं। अब आपको एक केस स्टडी से समझाते हैं कि राजकोष कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है, पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन दिल्ली में मांगा गया और लखनऊ में है, तो वही दूरी है, डिजिटलाइज नहीं, हवाई जहाज से नहीं भेजते हैं, शताब्दी भी छोड़ दी, गोमती एक्सप्रेस से भेजते थे। 300-400 रुपये लगते होंगे 4-5 जाने आने में, और कुछ रहेगा, खाएगा, ले आएगा, फोटो स्टेट। चलिए इसको भी हटा देते। आप सोच रहे होंगे कुरियर से मंगा लेते, फोटो स्टेट, कुरियर चार्ज, तो भी 10 रुपये में आपका काम होगा? नहीं होगा। प्रोसेसिंग चार्ज हम जितना मांगते हैं कस्टमर से, एक ही बार मांग सकते हैं। कुछ हिसाब लगाया और फोटो स्टेट करने में या लॉजिस्टिक्स में खर्चे हमारे ज्यादा हो जाते हैं। अब तक के जो उदाहरण है वो क्या है? हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होते हैं और आम नागरिक सूचनाएं मांग ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है सूचना मांगते कैसे हैं, क्या करते हैं। सूचना मांग रहा है उद्योगपति, सूचना मांग रहा है सेलिब्रिटी, सलमान खान, कटरीना कैफ, ऐसे लोग। सूचना मांग रहा है कोई मीडिया पर्सन है, ये सभी पैसे वाले लोग सूचनाएं मांग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की स्टील की कंपनी है, अपने 1000 लॉयर लगा दे हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लिमिटेड के पीछे, पता करते रहो स्टील कैसे बनाता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, कितने एम्प्लॉई हैं, कैसे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, सब कुछ स्ट्रेटजी जानो और अपना इससे अच्छा कर लो, तो हम तो डूब जाएंगे एक दिन। हमारी महारत्ना कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बर्बाद हो जाएगी। यही हो रहा है। और ऐसे में जो बहुत पैसे वाले हैं वो इन्फ्लुएंस बहुत करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को लेकर, या किसी को मीडिया चैनल पे कुछ बात कहनी है वो पूछता है, उसके पास पैसा है वो दे सकता है। तो प्रक्रियात्मक शुल्क बहुत महंगा पड़ता है। अमेरिका जहाँ पे $100 है वो भी परेशान है, इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, अमेरिका डूब ना जाए। तो कहीं एक दिन सूचना देते देते, सूचना का जो पैसा खर्चा है, ये कैसा खर्च है? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये योजना का खर्च नहीं, किसी को रोटी नहीं मिल रही है, कल्याण के कार्यक्रम नहीं चल रहे। एक तो गरीब देश, संसाधन का अभाव, ऊपर से भस्मासुर जैसे इतने हमारे दुरुपयोग करने वाले आरटीआई के, तो हम जो खर्चा कर रहे हैं ये सब बर्बादी की तरफ जा रहा है। और ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, ट्रेजरी ही हमारा धन ही खत्म हो जाएगा, तो कल्याण के कार्यक्रम कौन चलाए? ये थीम है। आपसे पूछेंगे क्या आप ऐसा मानते हैं कि आरटीआई के क्रियान्वयन के अब तक के अनुभवों से, यानी 2005 से लेकर अब तक, ऐसा देखने को मिलता है कि आरटीआई के संचालन से भारत का राजकोष दुष्प्रभावित हो रहा है और गैर योजनागत व्यय बढ़ रहा है, जिससे विकास की प्रक्रिया धीमी हो रही है? यदि हाँ, यदि आप इससे सहमत हैं तो सुधार के उपाय बताइए। यूपीएससी का सवाल ऐसा है। इसमें देखिए कितना चीज मिला दिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, गवर्नेंस, कई चीजें मिलाकर सवाल बनाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर फ्रेम अप करके प्रिपेयर करेंगे तो आपको आपकी प्रोसेसिंग होगी, एग्जाम में आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज मामला नहीं बन पाएगा। ठीक है, लिखिए। भारत में सूचना के अधिकार का कानून, भारत में सूचना के अधिकार का कानून। देखिए, किसी ने पूछा धार्मिक संस्थाएं क्या लोक प्राधिकारी के अंतर्गत हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं आ गई उसमें,
और फिर मत उधर से भेजना कि क्या कोई क्रिकेट की संस्था आएगी क्या, फिर मत पूछना कि कोई रोटरी क्लब आएगा क्या इसमें, है ना, रोशन आरा क्लब इसमें आएगा क्या, कोई भी निजी या स्वैच्छिक संगठन सब्सटैंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अब चूंकि धार्मिक संस्था है तो सरकार तो फंड करेगी। आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म व्यक्ति का विषय, इंडिविजुअल का, स्टेट का नहीं। स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, है ना। तो व्यक्ति क्या है, उसका प्रचार प्रसार, पूजा पाठ, आराधना, उपासना, मैनेजमेंट, फंडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब इंडिविजुअल करेगा। तो ये कभी भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं। क्लियर। और अगर ऐसा दिन कभी आया कि इसको फंडिंग करें तो समझिए हम लोग डूबने वाले हैं, और वो दिन अच्छा दिन नहीं हो, लेवियाथन स्टेट हो जाएंगे, है ना। ऑप्स ने यूज किया सब लेवियाथन, एक ऐसा समुद्री जीव जो खाता जाता है, समुद्री इकोलॉजी से उसको कोई लाभ, मतलब उससे समुद्री इकोलॉजी को कोई लाभ नहीं। ठीक है, देखिए भारत में सूचना के अधिकार कानून, कोई सवाल है? कौन सी? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। कौन सा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बहुत प्रासंगिक, बैठ जाइए, बहुत ही ज्यादा। आप जिस दिन नौकरी में जाएंगे ऐसी बहुत सी गोपनीय इंफॉर्मेशन होगी आपके पास जो आपसे दूसरी जगह पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई होम सेक्रेटरी बन जाता है, गृह सचिव बन जाता है, ठीक है, तो उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ऐसी ऐसी बातें पता है जो एक से दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए, और वो सिर्फ प्रधानमंत्री को बताएंगे अकेले उनके कान में। ऐसी बहुत सारी बातें मैं डिस्कस नहीं कर सकता, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज है ना ऐसे। तो आप जब ऐसे पदों पर जाएंगे तो आपको खुद ही एक तरह से ऑफिशियल शपथ लेना होता है, बहुत सी बातें। और जब आप चेंज होगा ना, जब आपका ट्रांसफर होगा तो आपका लैपटॉप या जो भी गैजेट्स है उसको तो जलाया जाएगा, ये दूसरे को नहीं दे दिया जाएगा, इनका उनको दे देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे पोजीशंस पे लोग हैं जो एक फोन करके फोन तोड़ देते हैं, उसको फेंक दिया जाता, जला दिया जाता, उसको बर्न कर दिया जाता। इतने मैलवेयर्स हैं, इतने तरह के किससे बात किए नहीं किए, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जरूरी है। एज ए डीएम सब बात बता दोगे तो झगड़ा ही तो हो जाएगा। कभी भी सरकार में सब बात बताया नहीं जाता, बताने लायक बातें बताई जाती, आज भी वो प्रासंगिक। हालांकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं लेनी चाहिए, पद एवं पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मंत्री को भी बहुत गोपनीयता रखने की जरूरत पड़ती है, बहुत सी बातें नेशनल सिक्योरिटी वो नहीं बता सकते। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में लाइफ में सोचिए, आपको भी सब बात नहीं बताना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं बुरी बात बता रहा हूं, उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स 1.5-2 हज़ार किलोमीटर दूर रहते हैं और आप छोटी छोटी बातों में उनको तनाव, कई बच्चे होते हैं, आज मुझे बुखार हो गया, आज मुझे ऐसा हुआ, सर में दर्द हो रहा है, बच्चा ठीक रहा था क्लास में, मुझे कोरोना ना हो जाए, तो घर वाले तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा भाई। तो अधिकारी कैसे बनोगे? ये तो वो नौकरी है कि मरने मारने वाला टाइम रहेगा, उसमें मुस्कुरा के काम करना पड़ेगा। बहुत गंभीरता की जरूरत है इस एग्जाम फॉर कॉन्फिडेंट पीपल। तो नहीं बताना चाहिए गाली, पैसा ना हो तो भी बताना चाहिए पैसा है, कर्ज की रणनीति पर चलना चाहिए, और जब घर से आए तो दे देना चाहिए। तबियत खराब हो तो कहना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड, है ना, ताकि वो खुश रहें। ये होता है ब्यूरोक्रेटिक वे, ना कि एकदम भावुकता में सब बात बता ही दे। ये मैनेजर का, एडमिनिस्ट्रेटर का स्वभाव नहीं होता। अब समझ गया, मत पूछो ना ये सब बीच में। चलो क्या लिखे हुई सूचना के अधिकार का कानून, जल्दबाजी में बिना तैयारी के, जल्दबाजी में बिना विशेष तैयारी के लागू कर दिया गया। यहां सूचनाएं बिखरी हुई हैं, यहां सूचनाएं बिखरी हुई हैं, और नागरिकों को ऐसे सांविधिक और कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं जिसके लिए सरकार तैयार नहीं। भारत में सरकार तैयार नहीं। भारत में सभी मंत्रालयों ऑब्लिक संगठनों का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। मामा, सूचनाएं ना तो एकत्रित हैं ना ही वर्गीकृत हैं। सूचनाएं ना तो एकत्रित हैं ना ही वर्गीकृत हैं। ठीक है, सूचनाओं के रखरखाव, सुरक्षा व देखरेख, इसी में सूचनाओं के रखरखाव, सुरक्षा व देखरेख के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई। यही कारण है कि
अपीलीय संस्थाओं के पास भीड़ याचिकाओं की अधिक देखने को मिलती है और प्रक्रियात्मक शुल्क भी अधिक देना पड़ता है। प्रक्रियात्मक शुल्क भी अधिक देना पड़ता है। और इसका दुष्प्रभाव कॉमा फुल स्टॉप मत नहीं, और इसका दुष्प्रभाव राजकोष पर पड़ता है। पुलिस पर। सुधार क्या करें, एक डायग्रामिक फॉर्म पे समझ लेते हैं और सुधार के क्या हमारे तरीके होंगे, है ना। सुधार क्या करेंगे? सबसे पहला रिफॉर्म जो है, हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्लासिफिकेशन ये करना चाहिए। सूचना, इसका एकत्रण, वर्गीकरण और सुरक्षा। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज के जैसा हमें डेवलप करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना, मतलब नागरिक जो सवाल ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है या पूछ रहे हैं, इस तरीके से हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे तैयार करना पड़ेगा, है ना। कोई भी सूचना थोड़ी कोई पूछता है, जैसे ये कोई थोड़ी पूछेगा कि कितना महान है ये मंत्रालय, कब ये मंत्रालय का गठन हुआ था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूं ही है, जिसको पढ़ा लिखा है उसको मिल जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में भी अगर ये बताया जाए कि रतन टाटा कितने महान है, किसी का इंटरेस्ट होगा? अच्छा, भारत में मोटे अनाजों का उत्पादन इतना हुआ है, आतंकवादी संगठनों को कोई टेंशन है? बहुत सी बातें ऐसी जिसको बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको बता देंगे तो दिक्कत होगी। तो एफएक्यूज हम कर लें, मतलब ऐसे प्रश्न जिसके पूछे जाने की बारंबारता है, उसका वर्गीकरण कर लें। बारंबारता से पूछे गए प्रश्न, ठीक है। सुरक्षा कर लें, इसकी मेंटेनेंस को भी कर लें, देख रेख। एक तो ये हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन के लेवल पे चेंजेस रिक्वायर्ड है, इसके बिना बात नहीं बने, नंबर 1। और क्या करना पड़ेगा? गांव में प्रचार करना पड़ेगा, ग्रामीण स्तर पर प्रचार। आप जानते हैं, जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन के डेमोन्स्ट्रेशन आप देखे हैं, MKSS जैसे NGOs का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट ड्रामा और ऐसे काम करके चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अर्बन एरिया में नेशनल न्यूज़पेपर में करेंगे तो नहीं होगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज में ऐसे अखबार जो स्थानीय भाषाओं बोलियों में हो, उनमें प्रचार प्रसार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार तब होगा। जो लोग अमीर हैं, जो ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं, उनको उनका प्रक्रियात्मक शुल्क बढ़ा दीजिए, उनको थोड़ा डेमोरलाइज करिए। कैसे पता चलेगा? पैन नंबर मांग लीजिए। जैसे ही पता चलेगा आपको कि ये तो रिलायंस है, ये टाटा की कंपनी है, बोलिए 10 लाख रुपये जमा करो तो इन्फॉर्मेशन दें। अगर बार बार ऐसा कर रहा है तो ठीक है, ये कर सकते हैं। दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर अधिक प्रक्रियात्मक शुल्क, है ना। अब आपके अंदर जो लोकतांत्रिक वो बच्चा बैठा हुआ है या उदारवादी, फिर आप कहोगे कि ये तो बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे तो शासन ही नहीं कर पाओगे। आप भी डीएम बनोगे तो बहुत दुरुपयोग बन जाने में होता है। जब आप लागू करोगे लॉ एंड ऑर्डर, 4 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे मत होगी, कोई बीमार होगा जिसको कि लेके जाना होगा, ऐसा उसमें 3-4 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो वायलेट कर लेगा आपके साथ, हो सकता है पकड़ा जाए, पुलिस वाले पीट दे। यहाँ धारा 144 लागू है, तुमको पता नहीं है। इससे पहले को बताएंगे कि बीमार है, ऐसा है वैसा, तब तक तो पिटा गए। तो आप कोई सिस्टम करोगे ना, उसमें कमी देखो होता है, ये मान लेना है। हर व्यक्ति, तरीके, शासन व्यवस्था, नियम, उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ क्रॉस होगा, कुछ कॉन्स होगा, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, जो एक्सपीरियंस है हमारा, उसके बेसिस पे हमें इसी लाइन पे जाना पड़ेगा। अभी कोई रास्ता और उपाय नहीं बच रहा है। अंडरस्टैंड? तो गवर्नेंस में जो लर्निंग फ्रॉम डूइंग है ना, ब्लूप्रिंट मॉडल पे नहीं चला जाता, आदर्शात्मक नहीं है। ये चैप्टर ही बड़ा व्यवहारिक किस्म का है, तो उसको हम थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। गांव के लोगों को प्रमोट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा करें। हम विलेज एरिया में सेमिनार कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर प्रोत्साहन दें, ताकि प्रोत्साहन किस लिए? आरटीआई के प्रयोग के लिए, सूचना के अधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग यहाँ पर हो, ठीक है। और कैसे होगा? आपको जो बताया हमने, ड्रॉप बॉक्स में डाली, उसका प्रचार प्रसार, उसके विज्ञापन ऐसे करें कि हमारे पास, मैं हूँ यहाँ की सरपंच, मेरे पास है आरटीआई, ऐसा विज्ञापन ना करें। मैं हूँ फलाना, मेरे पास ऐसा नहीं, मैं कैसे इसका उपयोग करूंगी, इसका हो। आरटीआई का अभ्यास कैसे किया जाए, इस बात का एक्सरसाइज होना जरूरी है ग्रामीण स्तर पर, है ना। तो उसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप हैं, तो डिजिटल इंडिया के प्रोसेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया
वर्बल, एम्फेसिस ऑन द डिजिटल इंडिया, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेजरी कम से कम हो तो खुद ही पारदर्शी बन जाए। एक तरीका होता है कि कोई डांटने लगे, अब जैसे हैट्स पार्टी जब पावर में आई तो इस बात के इंतजार में नहीं थी, सॉरी कैप्स पार्टी, कि अब नागरिक जब अप्लाई करेंगे तो हम उनको बताएं, खुद ही से पारदर्शिता की संस्कृति, पारदर्शिता की संस्कृति का विकास करते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे साधन हैं। क्या क्या साधन? हमारे पास बहुत सारा चीज जो पढ़ना है, जैसे हमारे पास सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर, हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस जैसे पहलुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सब हम अदर चीजें भी जो हैं उसको भी अगर हम करें तो अच्छा हो जाएगा, और अभी जो कर रहे हैं वही करें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या? मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। क्योंकि बाजार की भूमिका बढ़ेगी तो क्या होगा, वो खुद ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो पीपीपी मॉडल जो है इस पर भी बल है, ठीक है। इस तरह की बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब एक अच्छा हवाबाजी बढ़िया से उपाय के रूप में बताना है कि एकदम दिल बाग बाग हो जाए पढ़ने के बाद। यूपीएससी क्वेश्चन लिख देना तब छुट्टी है। प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में सूचना के अधिकार कानून, सूचना के अधिकार कानून के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के अब तक के अनुभवों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना प्रदान करने में अधिक अपव्यय हो रहा है, जिससे गैर योजनागत व्यय बढ़ता जा रहा है ना। क्वेश्चन मार्क। यदि हाँ कौन, तो इसमें सुधार के उपाय सुझाएं। यदि हाँ तो इसमें सुधार के उपाय सुझाएं। ये यूपीएससी का टेस्ट है, क्वेश्चन अगर आएगा तो कुछ इस तरह से होगा ना। थैंक यू, गुड नाइट।